हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सीए सत्यरंजन स्वाई। तो चलो आज आपका रहेगा सीए इंटर का अमेंडमेंट, फुल अमेंडमेंट हम खत्म करेंगे। जीएसटी का जो भी सब अमेंडमेंट, सब कुछ एक ही पार्ट में हम सब कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है। एंड ज्यादा आपका अमेंडमेंट आया है, आपका अमेंडमेंट मेनली 15 या 17 पेजेस का अमेंडमेंट आया है प्योरली अगर देखेंगे, बट ये नोट्स है 22 पेजेस का है। एंड आपको ये मिल जाएगा फ्रीली हमारे जो टेलीग्राम चैनल में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्योंकि जब हम फाइनल का अमेंडमेंट कर रहे थे तो वहां पे बहुत सारा इंटर स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमारा अमेंडमेंट कब होगा, तो जल्दी आपका अमेंडमेंट आ गया है। तो चलो हम अमेंडमेंट लेक्चर शुरू कर देते हैं सीए इंटर वाले बच्चे के लिए। एंड सीए में सीएस वो बाद में आएगा, आपका अभी तो एग्जाम गया है, एग्जाम रिजल्ट आने तो वहां पे आपका आ जाएगा जो भी अमेंडमेंट है, ठीक है। और एक बात है, तो आपका टर्म कब है, तो आपका टर्म है मई 2023 में है, ठीक है। मई 2023 में है, तो आपका अमेंडमेंट कब तक आएगा, तो मेनली आपका अमेंडमेंट अक्टूबर 31, ठीक है, 2022 का अक्टूबर 31 तक जो भी सब अमेंडमेंट वो सब आपके एग्जाम के लिए एलिजिबल है, ठीक है, एलिजिबल है। एंड ये कब से शुरू होके, ये मेनली अप्रैल 30 से 2020 से लेकर ये अक्टूबर 31 2022 तक एप्लीकेबल है आपके एग्जामिनेशन के लिए, मेन 23 के लिए। हमारा जो बुक है वो ऑलरेडी अमेंडेड है। इसके बाद हम ये रिवीजन पूरा करेंगे, आपका जीएसटी एंड इनकम टैक्स का रिवीजन पूरा करेंगे। तो चलो बिना कोई देरी से शुरू कर देते हैं आपका अमेंडमेंट, ठीक है। तो चलो अमेंडमेंट शुरू कर देते हैं। तो पहले हम जाएंगे हमारा जो इंट्रोडक्शन चैप्टर, ठीक है, इंट्रोडक्शन चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है, क्या है, मेनली आपका एक था जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, ठीक है, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस था। तो वो मेनली ये जीएसटी आने के वजह से जो भी लॉस होगा स्टेट को, तो वहां पे उस स्टेट वो लगा सकता है जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। एंड ये मेनली था 5 साल तक वो लगा सकता था, जब जीएसटी आया था उसका 5 साल तक वो लगा सकता था। ये था 1 जुलाई 2022 तक था, वो लगा सकता था। कोई भी स्टेट अगर लॉस होता था तो वहां पे लगा सकता था, बट कोई नहीं लगाया था अभी तक। तो वो 1 जुलाई 2017 से 5 साल तक वो लगा सकता था, बट वो तो अभी हो गया है 5 जुलाई 2022 ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे उसको एक्सटेंडेड कर दिए। कब तक एक्सटेंडेड कर दिए, फर्दर वो 31 मार्च 2026 तक उसको एक्सटेंडेड कर दिए, ठीक है, उसको 5 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड कर दिए हैं। अगर देखेंगे तो पहले यहाँ पे था, यहाँ पे जीएसटी आया था कब, 1 जुलाई 2017 में जीएसटी आया था। तो यहाँ पे 5 साल के अंदर कोई भी अगर चाहे तो वो लगा सकता है। कोई भी स्टेट अगर उसको लॉस होता है जीएसटी आने की वजह से तो वो लगा सकता है। तो ये डेट था 1 जुलाई 2022 तक था। उसके बाद ये डेट को फर्दर एक्सटेंड करके कब तक आ गया है, तो ये डेट हो गया है 31 मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दिए हैं। यही है अमेंडमेंट पहला चैप्टर में, ठीक है। आपके इंटर वाले बच्चे के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस मेनली नहीं आता है, फाइनल में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एमसीक्यू के लिए, बट इंटर लेवल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है सप्लाई चैप्टर को चलो चलते हैं। तो सप्लाई चैप्टर में भी एक ही अमेंडमेंट है। तो क्या है वो अमेंडमेंट, मेनली जो परक्विजिट्स है तो उसको सैलरी मानेंगे क्या, सैलरी में वो जाएगा क्या, अगर जाएगा वहां पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो वही बोल रहा है कि सर्कुलर ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ परक्विजिट्स। तो यहाँ पे जो भी परक्विजिट्स है वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, तो उसके ऊपर सर्कुलर है। तो जो भी परक्विजिट्स वो प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय एज पर द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर लायबल फॉर जीएसटी। तो जीएसटी लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि आपका परक्विजिट्स आ जाता है सैलरी के अंडर। एंड यहाँ पे परक्विजिट्स मेनली मिलता है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है तो उसी वजह से मिलता है। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होगा तो वहां पे आपका शेड्यूल 3 लग जाएगा एंड यहाँ पे नहीं लगेगा जीएसटी, ठीक है, यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मेनली जब एम्प्लॉयर 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 एम्प्लॉय को अगर सैलरी या परक्विजिट्स देता है अंडर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, तो उसको हम नहीं मानेंगे सप्लाई, क्योंकि शेड्यूल 3 मना कर देता है। शेड्यूल 3 मना कर देता है कि यहाँ पे आपका सैलरी के ऊपर इनकम टैक्स लगता है, कोई भी इनकम के ऊपर दोबारा टैक्स नहीं लगता है। तो इसीलिए यहाँ परक्विजिट्स भी वो आ जाएगा सैलरी के अंदर, ठीक है, वो परक्विजिट्स भी सैलरी के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए परक्विजिट्स के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। ये था आपका एक सर्कुलर था, परक्विजिट्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट भी है। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप मानेंगे एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट भी है। Between the employer and employee will not be subjected to GST when the same are provided in terms of the contract between employer and employee। तो employer and employee के बीच यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि उसको सैलरी मानेंगे, सैलरी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, इनकम टैक्स लगता है, क्योंकि उसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे, शेड्यूल नंबर 3 मना कर देता है। तो ये था दूसरा चैप्टर, ठीक है, सप्लाई चैप्टर। मेन यहाँ पे एग्जेम्पशन चैप्टर आ गया है, जो कि ज्यादा सबसे आया है अमेंडमेंट, ठीक है, एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी, ठीक है, एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी आया है। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे
कुछ एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशन था जो कि ओमिशन हो गया है, मीन्स अभी वो एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगा, टैक्सेबल बन जाएगा। ठीक है, कुछ ओमिशन हो गया है, हट गया है पूरा एग्जेम्पशन, अभी वो टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे जो भी सर्विसेज यहाँ पे अगर देखेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ। ठीक है, तो पहले था कि अगर यहाँ पे ब्लैक में लिखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी जो भी सर्विसेज देते हैं, ठीक है, जो भी सर्विसेज देते हैं किसको, आपका म्युनिसिपैलिटी और पंचायत, पालिटी, ठीक है, पालिटी और पंचायत, तो ये कौन सा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे ये वाला सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो कि आर्टिकल नंबर 243G या 243W वाला सर्विसेज है। एंड उसके बाद ये मेनली जनरल पब्लिक को देते हैं। ठीक है, जो भी सब आप देखेंगे, अगर वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है एंड क्लीनिंग है, ये सब म्युनिसिपैलिटी एरिया में होता है एंड आपका पंचायत एरिया में होता है। ठीक है, रूरल एरिया में पंचायत होता है एंड अर्बन एरिया में म्युनिसिपैलिटी होता है। तो वहां पे मेनली ये आर्टिकल नंबर 243G या W के तहत यहाँ पे एग्जेम्पशन अवेलेबल हो जाता है, अगर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या यहाँ पे और भी था एक गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर कोई भी सर्विस देगा। कौन सा सर्विस होगा, ओनली आर्टिकल नंबर 243G एंड W वाला सर्विस अगर देगा तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, एग्जेम्पशन मिल जाता था। बट अभी क्या किया है कि ये अमेंडमेंट में ये जो यहाँ पे काट दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी काट दिया है, ओनली रखा है कि ये गवर्नमेंट अथॉरिटी। ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटी रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी सब कुछ यहाँ पे हटा दिया है। तो अभी क्या हुआ है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर वो आर्टिकल नंबर 243G एंड W वाला सर्विस अगर देगा किसको, म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत को, तो वहां पे जनरल पब्लिक को वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे एग्जेम्पशन अवेलेबल हो जाएगा। पहले था कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एंड लोकल अथॉरिटी वाला था, तो उसको वो हटा दिया है, ओनली यहाँ पे बचा है ओनली गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर ये सर्विस देगा तो वहां पे एग्जेम्पशन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, एग्जेम्पशन अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये सब काट दिया है यहाँ से, ये वाला। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एंड लोकल अथॉरिटी यहाँ से भी काट दिया। ये मेनली आपका आर्टिकल नंबर 243W एंड आर्टिकल नंबर 243G, तो दोनों हम एक साथ समझा दिए हैं, दोनों में यहाँ पे चेंजेस आ गया है। तो यहाँ पे ओनली यहाँ पे बचा है सर्विसेज बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड टू ए म्युनिसिपैलिटी, एंड यहाँ पे पंचायत को जो भी एक्टिविटीज है तो वहाँ पे क्या होगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बाकी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड करेगा तो वहाँ पे टैक्सेबल बन जाएगा। ठीक है, तो ये था। उसके बाद यहाँ पे सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो पहले था सर्विसेज जो भी देता था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, कौन सा सर्विस था, सेल वाला सर्विस, स्पीड पोस्ट, एजेंसी सर्विसेज, एल फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड ई फॉर एक्सप्रेस पार्सल, तो ये चारों सर्विसेज के ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता था। बट अभी वो टैक्सेबल बन जाएगा। ठीक है, अभी टैक्सेबल बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अगर सर्विस प्रोवाइड करता है किसको, पहले तो अगर गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा सर्विस, गवर्नमेंट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, तो वहां पे तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद अगर वो नॉन गवर्नमेंट को देगा, जैसे हमारे जैसे आपके जैसे लोग हैं, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे अगर चार्ज सर्विस अभी नया वाला एग्जेम्पशन आ गया है, नया एग्जेम्पशन आ गया है फॉर द चार्ज सर्विस है। ठीक है, चार्ज सर्विस नया वाला आ गया है। क्या क्या है, तो चारों सर्विस में पहला है क्या होगा, पोस्ट कार्ड है, पोस्ट कार्ड है। दूसरा है यहाँ पे इनलैंड लेटर है, इनलैंड लेटर है। तीसरा है आपका बुक पोस्ट है, बुक पोस्ट है। एंड चौथा है ऑर्डिनरी पोस्ट। हम आगे जाकर देखेंगे ये भी अमेंडमेंट आ गया है कि यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा ऑर्डिनरी पोस्ट, बट ऑर्डिनरी पोस्ट का यहाँ पे जो एनवलप का वेट वो लेस देन 10 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, एनवलप का वेट लेस देन 10 ग्राम होना चाहिए। तो ये चारों सर्विस अगर प्रोवाइड करेगा कौन, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, किसको, नॉन गवर्नमेंट बॉडी को, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे जो भी अदर सर्विस है, अदर सर्विसेस, अदर सर्विसेज वो टैक्सेबल बन जाएगा। ठीक है, जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली यहाँ पे अगर नॉन गवर्नमेंट बॉडी को देगा तो चार सर्विसेज के ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। नया अमेंडमेंट आया है, यहाँ पे तो हटा दिया है, बट आगे जाकर हम देखेंगे एडिशन भी हुआ है। क्या क्या है, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट है। ठीक है, पोस्ट में 3 पॉइंट है, पोस्ट कार्ड है, बुक पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट, एंड आपका लास्ट वाला है इनलैंड लेटर। ठीक है, लेटर एंड पोस्ट है, एंड बाकी जो भी सर्विसेज वो सब टैक्सेबल बन जाएगा। ठीक है, तो ये था। तो यहाँ पे हटा दिया है बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विसेज, सब कुछ यहाँ पे हटा दिया। 2% अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मींस नॉन गवर्नमेंट को अगर ये प्रोवाइड करता था तो वहां पे एग्जेम्पशन अवेलेबल हो जाता। बट अभी आ गया है कि नाउ ऑल दी सर्विसेज, यहाँ पे हम ये कलर यूज करेंगे, नाउ ऑल दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आर टैक्सेबल।
बट एक्सेप्ट पोस्ट कार्ड है, इनलैंड लेटर है, बुक पोस्ट है एंड ऑर्डिनरी पोस्ट जिसमें एनवलप का वेट है लेस देन 10 ग्राम है। ठीक है, समझ आ गया, यहाँ से हट गया है। उसके बाद यहाँ से आपका जो भी सर्विसेज प्रोवाइड बाय होटल इन गेस्ट हाउस और क्लब campsite by whatever name called for the residential or lodging purpose having value of supply of a unit of accommodation is below or equal to 1000 per day और इक्विवेलेंट, तो वो हट गया है। पहले था अगर आप कोई भी रेंटिंग पर्पज के लिए या लॉजिंग पर्पज के लिए कोई भी होटल या लॉज या कोई भी इन अगर कैंपसाइट अगर आप बुक करते हैं जहां पे चार्ज करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर 1000 या उससे कम था तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाता था। ये मेनली आपका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वो वाला पॉइंट में देखे थे, वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाता था, बट यहाँ पे टैक्सेबल बन जाएगा। तो ठीक है, वो टैक्सेबल बन जाएगा क्योंकि वो वाला पूरा डायरेक्टली हट गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे था अगर सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, ये मेनली एक्सपोर्ट के बारे में था। अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे टू एयरक्राफ्ट या वेसल तो वहां पे एग्जेम्पशन था। ठीक है, एग्जेम्पशन था, बट अभी वो एग्जेम्पशन हट गया है। मींस एग्जेम्पशन आपका मेनली कहाँ से मिलता है, तो ये आपका कस्टम स्टेशन रहता है। कस्टम स्टेशन मींस जहाँ पे हमारा गुड्स कोई भी बाहर कंट्री को जाने के लिए या आने के लिए वहीं पे रहता है पहले आकर, तो ये कस्टम स्टेशन है। तो कस्टम स्टेशन से अगर आप फॉर एग्जाम्पल यूएसए को गुड्स जाता है, ठीक है, यूएसए को गुड्स जाता है आउटसाइड इंडिया मींस यूएसए टू एयरक्राफ्ट हो, एयरक्राफ्ट या वेसल के थ्रू भी अगर जाएगा तो वहां पे पहले एग्जेम्पशन था एंड वहां पे टाइम पीरियड था कि वो 30 जून तक था, 2022 तक था। तो यहाँ पे वो एग्जेम्पशन हट गया है, अभी कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा आपका। अगर कोई भी कस्टम स्टेशन से अगर गुड्स जाएगा आउटसाइड इंडिया थ्रू एयरक्राफ्ट या वेसल तो वहां पे एग्जेम्पशन पहले था, बट अभी एग्जेम्पशन नहीं है, वो हट गया है। ठीक है, तो ये दोनों उसी पॉइंट रिलेटेड है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो पहले एग्जेम्पशन था बट अभी हट गया है। यहाँ पे था आपका एयरक्राफ्ट के रिलेटेड पॉइंट एंड यहाँ पे था वेसल के थ्रू अगर करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जेम्पशन हट गया है। उसके बाद है और क्या हट गया है एग्जेम्पशन, यहाँ पे सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल फ्रॉम ए प्लेस इन इंडिया टू अनदर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स, तो यहाँ पे मेनली एग्जेम्पशन मिल जाता था अगर हम रेल या वेसल के थ्रू विद इन इंडिया अगर कोई भी प्लेस को हम जाते थे, क्या क्या गुड्स के ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता था। तो यहाँ पे था रिलीफ मटेरियल के ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता था। ठीक है, रिलीफ मटेरियल के ऊपर या डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट के ऊपर, न्यूज़पेपर मैगजीन के ऊपर, रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल के ऊपर, एंड उसके बाद एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ऊपर एंड मिल्क सॉल्ट फूड ग्रेन्स के ऊपर भी मिल जाता था, ऑर्गेनिक मैन्योर के ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता था। मीन्स यहाँ पे अगर हम महाराष्ट्र से कर्नाटका अगर जाएंगे, महाराष्ट्र से अगर कर्नाटका जाएंगे तो यहाँ पे टू रेल और वेसल, तो वहां पे ये सब प्रोडक्ट के ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता था, बट अभी एग्जेम्पशन हट गया है। किसके ऊपर, आपका रेलवे इक्विपमेंट एंड मटेरियल के ऊपर। रेलवे इक्विपमेंट एंड मटेरियल के ऊपर एग्जेम्पशन पहले था बट अभी हट गया है। एंड जो भी सब रेड में है वो सब अमेंडमेंट है। ठीक है, जो भी सब रेड में है वो सब अमेंडमेंट है। तो यहाँ पे पहले एग्जेम्पशन था अगर रेलवे के थ्रू हम इंडिया के एक प्लेस से अनदर प्लेस को अगर जाएंगे तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाता था, बट अभी वो हट गया है एंड वो अभी टैक्सेबल हो जाएगा ओनली आपका अगर रेलवे इक्विपमेंट एंड मटेरियल, ठीक है, रेलवे के रिलेटेड अभी टैक्सेबल बन जाएगा। उसके बाद दो इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट क्या था, अगर हम कॉन्साइनमेंट एंड कॉन्साइनी देंगे, ठीक है, कॉन्साइनमेंट एंड कॉन्साइनी जिसका वैल्यू 1500 से कम है कॉन्साइनमेंट के टाइम एंड कॉन्साइनी के टाइम 750 से कम अगर होगा जीटीए के थ्रू, तो वहां पे एग्जेम्पशन था, बट अभी वो एग्जेम्पशन हट गया है। इसके ऊपर दो क्वेश्चन भी हम किए थे जब हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए थे, एंड क्वेश्चन बैंक का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो हम आईसीआई का सब क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, जो भी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ए गुड्स कैरेज where a consideration charge for transportation of goods of a consignment single carriage, ठीक है, तो यहाँ पे consignment of a single carriage का वैल्यू, consignment of a single carriage जिसका वैल्यू 1500 से कम था तो वहां पे एग्जेम्पशन पहले अवेलेबल था बट वो हट गया है। यानी यहाँ पे था सिंगल कॉन्साइनी उसका वैल्यू 750 से कम था तो वहां पे एग्जेम्पशन अवेलेबल हो जाता था। इसके ऊपर दो क्वेश्चन भी हम किए बट वो हट गया है, अभी टैक्सेबल बन जाएगा, वो क्वेश्चन का कोई भी फायदा नहीं बनेगा, वो पूरा टैक्सेबल बन जाएगा। ठीक है, तो ये था। उसके बाद ये सिंपल था। उसके बाद है ये मेनली हट रहा है और क्या करेंगे, टैक्सेबल तो बन रहा है। अगर एग्जेम्पशन मिलता है तो वहां पे थोड़ा समझाने के लिए हम टाइम देते, बट वो तो पहले एग्जेम्पशन था बट अभी हट गया है, उसको नहीं अभी पढ़ना है, टैक्सेबल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस और फ्रूट्स, बहुत सारा था वेजिटेबल्स, बट अभी सब हट गया है। ओनली 4 प्रोडक्ट के ऊपर एग्जेम्पशन मिलेगा अगर उसको स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग करेंगे। 4 प्रोडक्ट क्या है, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बाकी जो सब आपका था ये चारों के ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बाकी जो भी नट्स था एंड स्पाइसेस था, कोपरा था, शुगर कैन था, जागरी था, रॉ वेजिटेबल्स था, फाइबर सच एज कॉटन, फ्लैक्स, जूट, इंडिगो, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, बिटर लिप्स, टेंडू लिप्स, कॉफी, टी, ये सब जो भी था सब कुछ अभी हट गया है। ओनली 4 प्रोडक्ट के ऊपर अगर स्टोरेज वेयर हाउसिंग करेंगे तो वहां पे एग्जेम्पशन अवेलेबल हो जाएगा। 4 प्रोडक्ट क्या है, सीरियल्स,
पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अगर सर्विसेज क्या करेंगे, स्टोरेज अगर करेंगे, स्टोरेज या वेयर हाउसिंग अगर करेंगे, क्या क्या है, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बाकी जो भी सब था प्रोडक्ट उसके ऊपर कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, अभी ओनली सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर एग्जेम्पशन मिलेगा, बाकी कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर अभी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर अभी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, सर्विसेज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहले था अगर सर्विसेज प्रोवाइड करता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे था आरबीआई अगर कोई भी सर्विसेज देता था तो उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिलता था। ठीक है, सर्विसेज अगर कोई भी प्रोवाइड अगर करता था तो उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिलता था। एंड अगर वो रिसीव करता था तो वहां पे टैक्सेबल बन जाता था, बट ओनली वन सर्विसेज के ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता था, जो कि था फॉरेक्स के रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी के रिलेटेड, जो कि हम आउटसाइड इंडिया से वो रिसीव अगर करता है आरबीआई, तो वहां पे एग्जेम्पशन अवेलेबल था। बट अभी क्या हुआ है, अभी पूरा टैक्सेबल बन जाएगा, फॉरेक्स के रिलेटेड हो या नहीं हो, अभी यहाँ पे टैक्स लग जाएगा। अगर आरबीआई कुछ भी रिसीव करेगा सर्विस या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करेगा तो भी यहाँ पे टैक्स लग जाएगा, मीन जीएसटी लग जाएगा। मीन दोनों जो भी एग्जेम्पशन था आरबीआई के रिलेटेड सब कुछ हट गया है। ठीक है, आरबीआई के रिलेटेड जो भी सर्विसेज था वो हट गया है। तो यहाँ पहले था जो भी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, तो यहाँ पे वो टैक्स लग रहा है। उसके बाद पहले था वो जो सर्विस रिसीव कर रहा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो यहाँ पे फॉरेक्स के रिलेटेड भी वो एग्जेम्पशन अभी हट गया है, अभी पूरा टैक्सेबल बन जाएगा। ठीक है, वो पूरा टैक्सेबल बन जाएगा। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद जो भी हमारा आईआरडीए जो भी सर्विसेज देता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इंश्योरेंस के रिलेटेड जो भी सर्विस देता है स्पेसिफाइड अथॉरिटीज जो कि आईआरडीए, तो वहां पे भी एग्जेम्पशन अवेलेबल हो जाता था, बट अभी टैक्सेबल बन जाएगा, वो हट गया है। ठीक है, उसके बाद जो भी सेफ्टी जो भी देता था सर्विसेज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड सिक्योरिटीज मार्केट को प्रोटेक्शन करने के लिए जो भी वो सब सर्विसेज देता है, तो वहां पे पहले जीएसटी नहीं लगता था, एग्जेम्पशन था, बट अभी वो टैक्सेबल बन जाएगा। ठीक है, अभी वो टैक्सेबल हट गया है। उसके बाद जो भी फसाई जो भी सर्विसेज देता था, किसको देता था, बिजनेस ऑपरेटर को जो भी सर्विसेज देता था, किसके रिलेटेड जो भी टेस्टिंग है, रजिस्ट्रेशन है एंड आपका फूड सैंपल का जो भी यहाँ पे अगर देखेंगे लाइसेंसिंग, ठीक है, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन एंड एनालिसिस टेस्टिंग ऑफ फूड सैंपल, तो ये जो सर्विसेज के ऊपर मेनली फसाई पहले सर्विसेज देता था फूड बिजनेस ऑपरेटर को, बट अभी वो टैक्सेबल बन जाएगा। वो तो हट रहा है, क्या यहाँ पे समझाएंगे, अगर वो होता तो वहां पे समझाते, बट वो हट गया है, क्या समझाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया है, एग्जेम्पशन हट गया है। उसके बाद जो जीएसटी एंड सर्विस देता था किसको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क किसको सर्विस देता था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी को सर्विस देता था, किसके रिलेटेड, जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन के रिलेटेड, क्योंकि जीएसटी में आपका जो भी सब चल रहा है रिटर्न फाइलिंग हो, इनवॉइस, ई इनवॉइस एंड आपका एएसपी, जीएसपी, ये सब कौन बनाता है, ये आपका जो भी कॉमन पोर्टल भी वो बनाता है जीएसटीएन। तो जीएसटीएन ये मेनली सर्विसेज देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को, तो इसके रिलेटेड ये जो सर्विसेज देता था, तो वहां पे पहले एग्जेम्पशन था, बट अभी एग्जेम्पशन हट गया है। तो हट गया है, क्या पढ़ेंगे, तो हट गया है। ठीक है, उसके बाद सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन ए वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो यहाँ पे अगर वेयर हाउस करेंगे, फ्यूमिगेशन क्या है, आग लगा देते हैं जो भी कूड़ा बचता है वेयर हाउसिंग में, तो उसको बोलते हैं फ्यूमिगेशन। तो फ्यूमिगेशन सर्विसेज के ऊपर पहले एग्जेम्पशन था, बट अभी वो टैक्सेबल बन जाएगा। ठीक है, अभी वो टैक्सेबल बन जाएगा, कोई भी अभी एग्जेम्पशन नहीं है, ये सब हट रहा है। ठीक है, क्या हम सब समझ जाएंगे, सब कुछ हट रहा है, तो कोई समझने वाली बात नहीं है, इसको तो नहीं पढ़ेंगे आप, अभी इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस टर्म में इसको नहीं पढ़ना है, बट याद रखना है क्योंकि अमेंडमेंट आया है, तो यहाँ से आपका पूछ सकता है, तो आप अगर अमेंडमेंट नहीं किए होंगे तो यहाँ पे एग्जेम्पशन लिख लेंगे, बट अभी तो टैक्सेबल बन गया ना ये जो सर्विसेज सब। उसके बाद स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, तो जो आपका यहाँ पे रहता है ये स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, तो वहां पे भी पहले एग्जेम्पशन मिलता था, बट अभी वो टैक्सेबल बन जाएगा। स्लॉटरिंग क्या होता है, जो आपका नेचुरल वे नहीं है। ठीक है, इन नेचुरल वे में जब एनिमल्स का वो स्लॉटरिंग होता है तो वहां पे एग्जेम्पशन मिलता था, बट अभी टैक्सेबल बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता था कोड ब्लड बैंक, ठीक है, बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाता था, बट अभी वो टैक्सेबल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोड ब्लड बैंक जो भी प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स का जो भी सर्विसेज देता था, तो वहां पे एग्जेम्पशन अवेलेबल था, बट अभी वो हट गया है। उसके बाद लास्ट है जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है एक ऑपरेटर किसको एक देता था, आपका क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मीन्स यहाँ पे हॉस्पिटल है, मेडिकल है एंड आपका क्लिनिक है, तो उसको सर्विसेज देता था। क्या सर्विसेज से, जो कि कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट का फैसिलिटी का सर्विसेज देता है, जो भी सब बायोमेडिकल वेस्ट सब जनरेट होता है
क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट से, जो भी हॉस्पिटल एंड मेडिकल से जो भी सब बायोमेडिकल से वेस्ट जनरेट होता है तो उसको वो ट्रीटमेंट देता था, तो वहाँ पे एग्जेम्पशन अवेलेबल हो जाता था, जो भी ऑपरेटर, प्राइवेट ऑपरेटर जो भी सर्विसेज देता था। बट अभी वो हट गया है एंड वो अभी टैक्सेबल बन जाएगा, ठीक है, अभी वो टैक्सेबल बन जाएगा। तो ये सब ओमिशन हो गया है। अभी देखेंगे कुछ नया एग्जेम्पशन ऐड हुआ है, ठीक है, कुछ नया एग्जेम्पशन ऐड हुआ है, प्योरली नया एग्जेम्पशन ऐड हुआ है। अगर देखेंगे एडिशन ऑफ न्यू एग्जेम्पशन, तो क्या क्या एडिशन हुआ है, तो पहले तो हम इसको डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये सर्विसेज क्या क्या है, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर एंड बुक पोस्ट एंड ऑर्डिनरी पोस्ट, जहाँ पे एनवलप का वेट लेस देन 10 ग्राम है, तो वहां पे एग्जेम्पशन अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, वहां पे अवेलेबल हो जाएगा एग्जेम्पशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दे रहा है, चारों सर्विसेज से। पोस्ट में 3 पॉइंट है एंड लेटर में 1 पॉइंट है, पोस्ट लेटर है, तो पोस्ट मीन पोस्ट कार्ड है, बुक पोस्ट एंड ऑर्डिनरी पोस्ट एंड इनलैंड लेटर, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद और एक पॉइंट है, ये मेनली आईजीएसटी एक्ट के रिलेटेड है, बट ये भी हम डिस्कशन किए थे, इसको भी क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन था, अगर कोई भी टूर ऑपरेटर, अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करेगा टूर ऑपरेटर, ठीक है, एंड वो जो टूरिस्ट का जो काम है वो परफॉर्म हो रहा है इंडिया में पार्टली एंड आउटसाइड इंडिया में पार्टली, ठीक है, इंडिया में पार्टली परफॉर्म हो रहा है, आउटसाइड इंडिया में पार्टली परफॉर्म हो रहा है, तो वहां पे अगर वो फॉरेन टूरिस्ट है, वो जो टूरिस्ट है वो फॉरेन टूरिस्ट अगर होगा तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बट कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, जो भी एक्सटेंड ऑफ वैल्यू ऑफ टूर ऑपरेटर सर्विसेज व्हिच इज परफॉर्म आउटसाइड इंडिया, तो जो भी एक्सटेंड ऑफ वैल्यू ऑफ टूर ऑपरेटर वो जो भी आउटसाइड इंडिया में परफॉर्म हुआ है, ठीक है, इंडिया में अगर परफॉर्म होगा तो वहां पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, बट आउटसाइड इंडिया में अगर परफॉर्म होगा तो वहां पे एग्जेम्पशन पहले था, यहाँ पे भी है। बट यहाँ पे कितना, अगर एक टूर ऑपरेटर वो अगर सर्विस दिया है इंडिया में कुछ दिन, यहाँ पे टूर ऑपरेटर का काम हो रहा है, आउटसाइड इंडिया में कुछ दिन टूर ऑपरेटर का काम हो रहा है, तो वहाँ पे कितना दिन इंडिया में मानेंगे, कितना दिन आउटसाइड इंडिया में मानेंगे, क्योंकि आउटसाइड इंडिया में जो भी परफॉर्म हो रहा है तो वहाँ पे एग्जेम्पशन अवेलेबल हो जाएगा, बट इंडिया में जो भी परफॉर्म हो रहा है उसके रिलेटेड एग्जेम्पशन नहीं है। तो उसको सेग्रीगेशन करने के लिए इस बार एक आया है, क्लैरिफिकेशन आया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक टूर ऑपरेटर मिस्टर एक्स से एंड वो किसको सर्विस दे रहा है, एक टूरिस्ट को, जो कि मिस्टर जॉन है, मिस्टर जॉन को वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एंड मिस्टर जॉन है यूएसए का। बट यहाँ पे टूर ऑपरेटर कहाँ पे काम हो रहा है, टूरिस्ट का काम, तो जो जगह हो रहा है पहले इंडिया में हो रहा है, इंडिया में कितना दिन के लिए हो रहा है, 4 डेज के लिए इंडिया में हो रहा है, एंड यहाँ पे म्यांमार में भी पार्टली हो रहा है, ठीक है, म्यांमार में भी वो टूर ऑपरेटर का काम प्रोवाइड कर रहा है, वही टूरिस्ट को, मिस्टर जॉन को, कितना दिन के लिए वहां पे म्यांमार में, 3 डेज के लिए, ठीक है, 3 डेज के लिए म्यांमार में भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल कंसिडरेशन चार्ज किया है, यहाँ पे 3 लाख है, ठीक है, 3 लाख यहाँ पे कंसिडरेशन चार्ज किया है। तो यहाँ पे हम कितना मानेंगे एग्जेम्पशन होगा एंड कितना मानेंगे टैक्सेबल होगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला क्या होगा, जितना भी यहाँ पे टूर ऑपरेटर हुआ है आउटसाइड इंडिया में, तो वो प्रोपोर्शनेटली टैक्सेबल हो जाएगा, और 50% ऑफ द कंसिडरेशन कितना है, 3 लाख है। तो यहाँ पे 2 अमाउंट को कंपेयर करना पड़ेगा। 2 अमाउंट क्या है, पहला तो यहाँ पे टोटल टूर ऑपरेटिंग कितना दिन हो रहा है, 4 एंड 3, तो टोटल 7 डेज हो रहा है, 7 डेज हो रहा है, बट आउटसाइड इंडिया में म्यांमार में 3 डेज हो रहा है, तो ऊपर रहेगा 3 डेज, नीचे रहेगा टोटल कितना टूर ऑपरेटिंग का काम हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा कंसिडरेशन कितना चार्ज हुआ है, तो कंसिडरेशन 3 लाख चार्ज हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/7, तो यहाँ पे टोटल हो रहा है 1,28,571, इतना हम मानेंगे। और एक अमाउंट होगा जो कि 50% ऑफ कंसिडरेशन, 50% ऑफ कंसिडरेशन कितना है, जो आपका टोटल कंसिडरेशन चार्ज हुआ है 3 लाख है, तो उसका 50%, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर। यहाँ पे ये दोनों को कंपेयर करेंगे, जो भी लोअर होगा तो ये दोनों से ये वाला लोअर होगा, तो ये दोनों को यहाँ पे कंपेयर करेंगे, जो भी लोअर होगा तो यहाँ पे ये एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जेम्पशन कितना होगा, तो एग्जेम्पशन अगर देखेंगे यहाँ पे, तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा यहाँ पे टूर ऑपरेटर का काम में 1,28,571, टैक्सेबल कितना बनेगा, तो टैक्सेबल कितना होगा, तो टोटल जो भी कंसिडरेशन चार्ज हुआ है 3 लाख है, उसमें से एग्जेम्पशन जितना है लेस कर देंगे, 1,28,571 लेस कर देंगे, तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा टैक्सेबल 1,71,429 रुपीज, ये टैक्सेबल बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कैलकुलेशन होता है, ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर यहाँ पे आ जाएगा 0.5 में आ जाएगा, रेट में लिखेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में 5 डेज है एंड यहाँ पे म्यांमार में 3.5 डेज है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे भी हम यहाँ पे मानेंगे, कैसे मानेंगे, तो पहला होगा ये 2 वाला पॉइंट है, तो पहला होगा 3.5 डेज है, नीचे रहेगा 8 पॉइंट, टोटल कर देंगे 8.5 डेज है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कंसिडरेशन हो ही मानेंगे 3 लाख है, 3 लाख मानेंगे, तो कितना होगा 3.5 डिवाइडेड बाई 8.5, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 लाख, तो यहाँ पे टोटल 1,23,529 है, और आपका 50% ऑफ कंसिडरेशन, 50% ऑफ कंसिडरेशन जो कि है 1.5 लाख होगा, 3 लाख का 50%,
तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 लाख। तो ये दोनों का लोअर हम यहाँ पे मानेंगे, तो लोअर क्या होगा, तो लोअर होगा यहाँ पे ये वाला। तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट बन जाएगा, ये जो अमाउंट है 1,23,529 है, एंड टैक्स लग जाएगा यहाँ पे रिमेनिंग जो भी रहेगा, ठीक है। रिमेनिंग 3 लाख से अगर हम लेस करेंगे इसको, 1,23,529 है, तो कितना अभी बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1,76,471, ठीक है। ये टैक्सेबल बन जाएगा, ठीक है। तो ये था टूर ऑपरेटर का रिलेटेड सर्विसेज से, उसके रिलेटेड क्लैरिफिकेशन वही बताया है यहाँ पे। अगर प्रोवाइडेड दैट, अगर वैल्यू ऑफ टूर ऑपरेटर सर्विसेज परफॉर्म आउटसाइड इंडिया शाल बी सच प्रोपोर्शन, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे ऑफ द टोटल कंसिडरेशन चार्ज फॉर द एंटायर टूर व्हिच इज इक्वल टू प्रोपोर्शन ऑफ द व्हिच नंबर ऑफ डेज फॉर व्हिच टूर इज परफॉर्म आउटसाइड इंडिया हैज टू बी डेज कंप्राइजिंग ऑफ टूर और 50% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन चार्ज फॉर द एंटायर टूर व्हिचएवर इज लो। तो यहाँ पे दोनों को कंपेयर करेंगे, जितना आउटसाइड इंडिया में प्रोपोर्शनली कैलकुलेट करेंगे, एंड 50% ऑफ द कंसिडरेशन व्हिचएवर इज लो, उसको हम मानेंगे टूर ऑपरेटिंग का काम। एंड दूसरा यहाँ पे दिया है, अगर यहाँ पे कोई भी दिन में टूर ऑपरेटिंग का काम अगर 12 आवर से ज्यादा के लिए यहाँ पे काम हुआ है, तो वहां पे 12 आवर या ज्यादा अगर काम हुआ है तो उसको हम मानेंगे फुल डे, ठीक है। 12 आवर या उससे एक्सीडिंग होता है तो वहां पे 1 डेज फुल मानेंगे, ठीक है, 1 डे मानेंगे। अगर उससे कम यहाँ पे कोई भी टूर ऑपरेटिंग का काम हुआ है कोई भी दिन में, तो उसको हाफ डे मानेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे लेस देन 12 आवर का काम हुआ है टूर ऑपरेटिंग का काम, तो वहां पे मानेंगे हाफ डे, 1/2 डे। जैसे हम एक क्वेश्चन की है 3.5 डेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एंड यहाँ फॉरेन टूरिस्ट किसको बोलते हैं, जो भी एक नॉन रेसिडेंट टूरिस्ट है, जो कि नॉट नॉर्मली रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होगा, एंड वो इंडिया में स्टे नहीं करना पड़ेगा, लेस देन मोर देन 6 मंथ नहीं रहेगा, मीन्स लेस देन 6 मंथ वो रहेगा, एंड उसका पर्पज क्या रहेगा, लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेंट पर्पज, मीन्स वो मेनली घूमने के लिए आता है, रहने के लिए नहीं आता है, ठीक है। तो ये था टूर ऑपरेटिंग के रिलेटेड, ऑलरेडी था बट क्लैरिफिकेशन दिया है, अगर क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जिस्टिंग एग्जाम्शन था, उसमें कुछ अमेंडमेंट आया है, ठीक है। पहले एग्जाम्शन था बट उसमें कुछ अमेंडमेंट आया है, तो उसको चलो डिस्कशन कर देते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग था बट उसमें कुछ चेंजेस आया है, जैसे जीटीए सर्विसेज के रिलेटेड, ठीक है। जीटीए सर्विसेज के रिलेटेड है, तो चलो उसको भी हम देख लेते हैं, जीटीए सर्विसेज तो क्या था। तो नीचे आ जाइए। तो जीटीए के केस में 2 सिचुएशन था, जीटीए सर्विसेज में 2 केस था। पहला था, अगर यहाँ पे जीटीए पेड कर देता है टैक्स, पेड नहीं करता है, नॉट पेड, ठीक है। पहले नॉट पेड टैक्सेस जीएसटी, अगर वो पेड नहीं करता है, जो कि है आपका 2.5% लग जाएगा। अगर वो पेड नहीं करता है जीएसटी, मीन्स यहाँ पे आरसीएम लग जाएगा, ठीक है। वहां पे आरसीएम लग जाएगा अगर वो पेड नहीं करता है जीएसटी, तो वहां पे आरसीएम लग जाएगा, एंड जीटीए को यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जीटीए को आईटीसी नहीं मिलेगा। ये एक ऑप्शन था जहाँ पे आरसीएम लगता है, जो भी रेसिपिएंट वो भरेगा, ठीक है। रेसिपिएंट वो भरेगा 2.5% में। अगर यहाँ पे जीटीए अगर टैक्स पेड कर देता है, ठीक है, ऑलरेडी तो हम ऊपर लिख लिए हैं, तो यहाँ पे अगर पेड भी टैक्स कर देता है, अगर पेड कर देगा टैक्स, तो वहां पे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, एफसीएम लगेगा, ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, तो वहां पे टैक्स रेट क्या लगेगा, 6% लगेगा टैक्स रेट, एंड उसको आईटीसी भी अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि वो पेड कर रहा है टैक्स, तो उसको आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा, आईटीसी उसको अवेलेबल हो जाएगा। बट यहाँ पे एक अमेंडमेंट आया है, ठीक है, रेड में लिख रहे हैं जो भी अमेंडमेंट आया है, यही पॉइंट में एक अमेंडमेंट आया है कि यहाँ पे भी जीटीए वो पेड कर सकता है टैक्स। वो तो पेड कर रहा था, तो आप बोलेंगे वो तो पेड कर रहा था, मीन्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में भी पेड कर सकता है, बट वो तो पेड कर रहा था, बट यहाँ पे कितना पेड करेगा, वही 2.5%, 2.5% वो भी पेड कर सकता है, ठीक है। एंड उसको 2.5% पेड करेगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक कॉम्पोजिशन टैक्स लेवी जैसे हो गया है, तो उसको आईटीसी भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। बट वो ऐसे नहीं पेड कर पाएगा, उसके लिए उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ठीक है। डिक्लेरेशन क्या देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे डिक्लेरेशन देना चाहता है कि मैं यहाँ पे 2.5% देना चाहता हूँ, ठीक है। 2.5% देना चाहता हूँ, एंड डिक्लेरेशन कब देगा, जो भी आपका प्रीवियस ईयर का, ठीक है, प्रीसीडिंग ईयर हम लिखेंगे प्रीवियस ईयर, तो आप इनकम टैक्स का मान लेंगे कि प्रीवियस ईयर मीन्स वही वाला, तो प्रीसीडिंग ईयर का 15 मार्च से पहले उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। 15 मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर में उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, एंड डिक्लेरेशन कहाँ पे देगा, जो आपका रहेगा अनेक्स्चर 5 भी में उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे वो अवेल कर पाएगा, मीन्स यहाँ पे पहले जो भी था, पहले ये था, ये दोनों था, ब्लैक में था। आरसीएम में 2.5% वो रेसिपिएंट देगा, एंड आरसीएम में जो देगा रेसिपिएंट आईटीसी नहीं मिलेगा जीटीए को, एंड यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में यहाँ पे पेड करेगा जीटीए, एंड उसको आईटीसी मिल जाएगा। बट यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में लग जाएगा 2.5% करके वो दे सकता है, बट आईटीसी नहीं मिलेगा, उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो उसी को यहाँ पे
उसको काट दिए हैं, यही वाला था पहला वाला। बट अभी नया आ गया है कि जीटीए यहाँ पे सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जहाँ पे देगा तो वहाँ पे 2 ऑप्शन है, पहला है आरसीएम, दूसरा है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। आरसीए पहला वाला था, तो वहाँ पे जीटीए वो पेड नहीं करेगा टैक्स, मीन्स वहाँ पे लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी 2.5%, आईजीएसटी 5% लगेगा, एंड उसको क्रेडिट ऑफ आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है, नॉट टेकन। बट यहाँ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीटीए जहाँ पे करेगा टैक्स, एंड वहाँ पे 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वो 6% करके टैक्स दे देगा, दूसरा है उसको 2.5% देना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ये जो ऑप्शन ए है वहां पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो 6% टैक्स देगा जीटीए। बट ये ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में क्या होगा, 2.5% वो टैक्स भरेगा, एंड उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ठीक है, उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा नेक्स्ट 5 में बिफोर दी 5th मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर से पहले उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। वही पॉइंट है, कुछ यहाँ पे नया नहीं है, ठीक है, एक ही ऑप्शन नया डाल दिया है। उसके बाद रेंटिंग ऑफ सर्विसेज। तो रेंटिंग ऑफ सर्विसेज में पहले था अगर कोई भी सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग था, यूज एज रेसिडेंट पहले था। बट अभी आ गया है कि वो जो पॉइंट था, हाँ अगर हम रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग देंगे किसको, कोई भी पर्सन को, तो वहां पे तो एग्जेम्पशन मिलेगा। बट अगर हम रजिस्टर्ड पर्सन को देंगे, एक्सेप्शन यहाँ पे डाल दिया है, अगर हम रेसिडेंशियल ड्वेलिंग एक रजिस्टर्ड पर्सन को देंगे तो वहां पे टैक्सेबल बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स वो 2 पर्सन को दे रहा है, तो यहाँ पे एक ऑन रजिस्टर्ड पर्सन है एंड यहाँ पे एक रजिस्टर्ड पर्सन है। तो ऑन रजिस्टर्ड पर्सन एंड रजिस्टर्ड पर्सन, ऑन रजिस्टर्ड दोनों को ये सर्विस दे रहे हैं, रेंटिंग का सर्विस, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। तो यहाँ पे ऑन रजिस्टर्ड पर्सन को जो भी दे रहा है जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्पशन हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो वहां पे जीएसटी लग जाएगा, ठीक है, वहां पे जीएसटी लग जाएगा। समझ आ गया? तो सिंपल सा था, छोटा सा था, कोई भी यहाँ पे अलग नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलो चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विसेज, उसके रिलेटेड एक छोटा सा चेंजेस आया है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विसेज में जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर करेंगे विथ और विदाउट अकोम्पनिंग बिलोंगिंग, वो सब सेम था। बट यहाँ पे था कि अगर हम एयर में करेंगे, एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन एन एयरपोर्ट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, सिक्किम, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, अगर वहां पे हम अगर एम्बार्किंग करेंगे तो वहां पे पहले एग्जेम्पशन था। बट अभी आ गया है कि अगर हम एम्बार्किंग करेंगे इकोनॉमी क्लास में तभी एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर बिजनेस क्लास में हम एम्बार्किंग टर्मिनेटिंग करेंगे, जाएंगे वो एयर में, तो वहां पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे मिस्टर एक्स वो जा रहा है कहाँ पे, वो जा रहा है मेनली सिक्किम को जा रहा है। तो सिक्किम को जा रहा है तो वहां पे वो जा रहा है किसमें, 2 ऑप्शन में जा रहा है। पहला है इकोनॉमी क्लास में जा रहा है, दूसरा है वो जा रहा है बिजनेस क्लास में। तो इकोनॉमी क्लास में जो रहा है उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है, वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। बट बिजनेस क्लास में जा रहा है तो वहां पे जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? सिंपल सा था, छोटा सा था, वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड। उसके बाद चलो चलते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज के रिलेटेड। तो यहाँ पे भी पहले था जो भी सर्विसेज बाय हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स। तो यहाँ पे अगर कोई भी हेल्थ केयर सर्विसेज देगा कौन, किसको, एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मीन्स एक मेडिकल हॉस्पिटल को अगर सर्विस देगा कौन, डॉक्टर देगा, ठीक है। ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर में डॉक्टर अगर सर्विस देगा तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक नया क्लॉज ऐड हुआ है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू ए सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग रूम। अगर यहाँ पे कोई भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मीन्स अगर हॉस्पिटल यहाँ पे रूम रेंट में देगा तो वहां पे अगर रूम चार्जेस एक्सीड कर जाता है 5,000 पर डे टू ए पर्सन, तो वहां पे टैक्सेबल बन जाएगा। मेनली तो जो भी सर्विसेज हेल्थ केयर सर्विसेज देगा कोई भी हॉस्पिटल तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाता है। बट अगर हॉस्पिटल रूम रेंट में देगा तो वहां पे अगर 5,000 से ज्यादा चार्ज करेगा पर डे तो वहां पे टैक्सेबल बन जाएगा। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन डाल दिया है, अगर वो चार्ज कर रहा है फॉर इंटेंसिव केयर यूनिट जो कि आईसीयू आप लोगों को पता होगा, एंड क्रिटिकल केयर यूनिट सीसीयू, इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट आईसीसीयू एंड न्यूनाटल इंटेंसिव केयर यूनिट एनआईसीयू, उसके लिए अगर जितना भी चार्ज करे वहां पे नहीं लगेगा। वहां पे 1 लाख या 10 लाख भी चार्ज करेगा तो भी यहाँ एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो इसको समराइज कर लेते हैं, आ जाइए, इसको सब आप लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल मेनली रूम रेंट में दे रहे हैं, रूम रेंट में दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रेंट में दे रहा है, तो पहले रेंट में देखेंगे कि यहाँ पे अगर वो किसको दे रहा है, ये जो आईसीयू, सीसीयू एंड आपका आईसीसीयू, ये सब आपका क्रिटिकल सब सर्जरी है जहाँ पे वो मैक्सिमम चार्ज करते हैं, कोई भी हॉस्पिटल में ऐसे ही चलता है। तो वहां पे जितना भी वो चार्ज करे उससे कोई मतलब नहीं है, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे जो भी चार्ज करे रूम रेंट तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा।
बट बाकी अदर के लिए देखेंगे दो सिचुएशन। अदर के लिए देखेंगे कि पहले देखेंगे कि वहां पे रूम रेंट कितना चार्ज कर रहा है, ठीक है। रेंट पर डे देखेंगे, रेंट अगर यहाँ पे 5000 लेस देन, ठीक है, लेस देन 5000 पर डे, लेस देन 5000 पर डे अगर होगा तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेस देन 5000 पर डे, ठीक है, वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अगर यहाँ पे चार्ज कर रहा है रेंट मोर देन 5000 पर डे तो वहां पे टैक्स लग जाएगा, ठीक है, वहां पे जीएसटी लग जाएगा। तो यही था आपका ये वाला हॉस्पिटल रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज। उसके बाद ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी, तो ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के रिलेटेड देखें तो पहले था अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है बाय ट्रेनिंग और कोचिंग बाय आर्ट और कल्चर तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाता था। बट अभी ऐड हो गया है कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज अगर होगा रिलेटिंग टू आर्ट्स एंड कल्चर एंड वहां पे अगर इंडिविजुअल को प्रोवाइड करेंगे तभी एग्जेम्पशन मिलेगा, अगर इंडिविजुअल को प्रोवाइड करेंगे तभी एग्जेम्पशन मिलेगा, या कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को अगर सर्विस प्रोवाइड करेंगे जो कि रजिस्टर है 12AA एंड 12AB, तो ये जो 12AB वाला भी यहाँ पे आ गया है, ठीक है, 12AB वाला नया पॉइंट है। तो 12AB आपका इनकम टैक्स में है, जहां पे 12AA में रजिस्टर होते हैं, ठीक है। इसको अगर देखें 12AB में कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वो रजिस्टर होता है, एक चैरिटेबल एक्ट है तो वहां पे वो रजिस्टर होता है 12AA। एंड 12AB जो नया आया है वहां पे उसको एग्जेम्पशन मिलता है, कोई भी अगर नया चैरिटेबल ट्रस्ट तो उसको एग्जेम्पशन मिलता है 12AB में। तो कोई भी अगर चैरिटेबल ट्रस्ट वो एग्जेम्पशन मिले या रजिस्टर हो तो भी अगर उसको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज प्रोवाइड करें, सर्विसेज, ट्रेनिंग, कोचिंग, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे इंडिविजुअल वाला पॉइंट मिल गया है, अगर इंडिविजुअल को प्रोवाइड करेंगे या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करेंगे तो अभी एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर वहां पे अगर हम कोई भी प्रोवाइड करें कंपनी को तो वहां पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर देखें ट्रेनिंग रिक्रिएशन मिस्टर एक्स वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी 3 पर्सन को वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, 1 2 3 को। पहले तो यहाँ पे एक कंपनी है एंड दूसरा यहाँ पे है एक इंडिविजुअल है एंड तीसरा है यहाँ पे एक चैरिटेबल ट्रस्ट, इसको लिख लीजिए सब। तो यहाँ पे किसको एग्जेम्पशन मिलेगा, तो यहाँ पे कंपनी को नहीं मिलेगा, ठीक है, बट इंडिविजुअल को एंड चैरिटेबल को एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंडिविजुअल को एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ आपका जो भी था ये एग्जेम्पशन के चैप्टर के रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे एग्जेम्पशन एंड अमेंडमेंट सब कुछ खत्म हो जाता है। बट यहाँ पे कुछ सर्कुलर दे दिया है, ठीक है, सर्कुलर कुछ दे दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सर्कुलर दिया है कि यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहला है सर्कुलर ऑन एग्जेम्पशन, जो कि पहला है एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन एप्लीकेशन फी चार्ज फॉर एंट्रेंस और फी चार्ज ऑन इशुएंस ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन और इशुएंस ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे मेनली बोल रहा है कि जीएसटी लगेगा क्या, ठीक है, जीएसटी लगेगा क्या अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल कॉलेज अगर वो फी चार्ज कर रहा है, किसके लिए फी चार्ज कर रहा है, फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, के लिए, या कोई भी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देने के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देने के लिए, या माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट मेनली एक स्टूडेंट को या आपका जो भी स्कूल से लीव कर रहा है तो उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं। तो वहां पे ये अगर सर्टिफिकेट सब दे रहा है, एंट्रेंस के लिए कोई फी चार्ज कर रहा है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए कोई भी फी चार्ज कर रहा है, या माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने के लिए अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी है स्कूल कॉलेज अगर चार्ज कर रहा है कोई भी फी, तो उसको एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, यस एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है, उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे एक स्कूल है वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये मेनली फी कलेक्ट कर रहा है किससे, स्टूडेंट से, किसके लिए है, फॉर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट और यहाँ पे एंट्रेंस के लिए वो कलेक्ट करा है फी। तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या, नहीं जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, जीएसटी नहीं लगेगा, समझ आ गया, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे वही बोल दिया है कि फी चार्ज फॉर इशुएंस ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लिविंग, जो कि एक स्टूडेंट से वो कलेक्ट करता है, एग्जामिशन मिल जाएगा। एज वेल एज एंट्रेंस एडमिशन के लिए जो भी वो प्रोसेस के लिए एलिजिबल सर्टिफिकेट देता है तो वो भी आ जाएगा। एंड एडमिशन के लिए जो भी वो स्टूडेंट से लेता है फी चार्ज कर रहा है तो उसके ऊपर भी एग्जामिशन मिल जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर भी एग्जामिशन मिल जाएगा। उसके चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट 2 को। उसके बाद है नेक्स्ट सर्कुलर, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटर लेवल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनल लेवल में इंपॉर्टेंट है, ये सब सर्कुलर मेनली इशू हुआ है। उसके बाद वेदर स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ कॉटन
इन बेल्ड और गिल्ड फर्म इज कवर्ड अंडर द एंट्री नंबर 24B। मींस एग्जामेशन मिलेगा क्या अगर यहाँ पे कोई भी हम स्टोरेज करेंगे कॉटन को, ठीक है, इन बेल्ड एंड गिल्ड फर्म, तो उसके ऊपर एग्जामेशन मिलेगा क्या? हाँ, एग्जामेशन तो मिल जाएगा, क्योंकि आपका कॉटन पहले था, अगर वेयर हाउसिंग या स्टोरेज अगर कॉटन करेंगे तो वहां पे एग्जामेशन मिल जाता था, बट अभी इस साल से एग्जामेशन हट गया है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए अगर स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ रॉ वेजिटेबल्स सच एज फाइबर एंड सच एज कॉटन, तो वहां पे बिफोर वो था 18 जुलाई 2027 से पहले वो एग्जामेशन था, बट अभी वो हट जाएगा, ठीक है। मेनली यहाँ पे पूछा है कि एग्जामेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, एग्जामेशन तो मिल जाएगा, एग्जामेशन फ्रॉम जीएसटी हो जाएगा, बट यहाँ पे आपका एग्जामेशन हट गया है, विड्रॉन हो गया है 18/7/2022 के बाद वो एग्जामेशन हट गया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये डेट आपको देखना पड़ेगा 18/7/2022 से पहले अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा कि कॉटन के ऊपर, तो वहां पे एग्जामेशन मिल जाएगा, अगर बाद में दिया होगा तो यहाँ पे टैक्सेबल बन जाएगा। तो ये डेट को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये डेट को आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद है वेदर एग्जामेशन अंडर सीरियल नंबर, जो भी छोड़ो, किसके ऊपर, जो भी सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो बोथ टू एंड फ्रॉम नेपाल एंड भूटान। तो नेपाल एंड भूटान को जो भी सब जाता है ट्रांजिट कार्गो मीन्स जो भी वेसल जाता है, तो उसके ऊपर एग्जामेशन मिलेगा क्या? हाँ, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड कंट्री है तो इसलिए उसके ऊपर एग्जामेशन मिल जाता है। उसके बाद और एक बात है, अगर वो नेपाल भूटान को जाएगा डिलीवरी ऑफ गुड्स मीन्स कार्गो फुल होके जाएगा, ठीक है, लोड होके जाएगा, बट वहां पे वो ऑनलोड होके अगर एम्प्टी भी कार्गो आएगा इंडिया को, एम्प्टी वेसल अगर इंडिया को आएगा, तो वहां पे भी हम मानेंगे एग्जामेशन मिल जाएगा, ठीक है, वहां पे भी एग्जामेशन मिल जाएगा। वही बोला है, अगर नेपाल एंड भूटान को कोई भी कार्गो जाएगा, ठीक है, वहां पे एग्जामेशन मिल जाएगा। सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो बोथ टू एंड फ्रॉम नेपाल भूटान, तो वहां पे एग्जामेशन मिल जाएगा। उसके बाद अगर एम्प्टी कंटेनर भी अगर इंडिया को आएगा फ्रॉम नेपाल एंड भूटान, तो वहां पे भी आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो वहां पे भी एग्जामेशन मिल जाएगा, ठीक है, वहां पे भी एग्जामेशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, वहां पे भी एग्जामेशन मिल जाएगा। उसके बाद है applicability of GST on sanitation and conservancy services supplied to army and other central and state government department। तो यहाँ पे जो भी जीएसटी लगेगा क्या, अगर वो सैनिटेशन एंड कंजर्वेंसी सर्विस लेता है, कौन, ये आर्मी डिपार्टमेंट या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर लेता है, कौन सा सर्विसेज, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे मिस्टर एक्स अगर ये वाला सर्विस लेता है, आर्मी आर्मी एंड कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ सीजी एंड एसजी अगर सर्विस लेता है, कौन सा सर्विस, कंजर्वेंसी एंड सैनिटाइजेशन, तो यहाँ पे मेनली सैनिटाइजेशन के लिए जो भी यहाँ पे साफ सुथरा के लिए ये सर्विस लेते हैं, तो वहां पे ये टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। ये सैनिटेशन है एंड कंजर्वेंसी, एस एंड सी सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, तो टैक्स लग जाएगा, क्योंकि आपका मेनली अगर यहाँ पे सैनिटेशन एंड कंजर्वेशन सर्विसेज, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अगर कौन सा सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जो भी आर्टिकल नंबर 243G एंड डब्ल्यू वाला अगर सर्विस होगा, तो वहां पे एग्जामेशन मिलेगा। बट यहाँ पे जो सैनिटेशन एंड कंजर्वेशन सर्विस ये उसके रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एग्जामेशन नहीं मिलेगा। अगर आर्टिकल नंबर 243G एंड डब्ल्यू वाला होगा तभी एग्जामेशन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर ये आर्टिकल नंबर 243G एंड डब्ल्यू किसको मिलेगा, आपका एक तो जनरल पब्लिक को मिल जाएगा, जनरल पब्लिक को मिलेगा, या आपका डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट को, अगर म्युनिसिपलिटी एंड पंचायत को अगर भी प्रोवाइड होगा, तो वहां पे भी एग्जामेशन मिल जाएगा। बट यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट को मिल रहा है, बट यहाँ पे वो आर्टिकल नंबर 243G एंड डब्ल्यू के रिलेटेड जो भी सर्विसेज नहीं है, अलग सर्विसेज है, जो कि कंजर्वेंसी एंड आपका सैनिटेशन सर्विसेज है, तो इसलिए यहाँ पे एग्जामेशन नहीं मिलेगा। ओनली अगर यहाँ पे आर्टिकल नंबर 243G एंड डब्ल्यू वाला सर्विस होगा तभी यहाँ पे एग्जामेशन मिलेगा। और एक बात है, आप लोग को सोचते होंगे कि यहाँ पे तो आर्मी एंड डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स नहीं देता है, बट ये भी टैक्स नहीं देंगे, जो भी सप्लायर है मिस्टर एक्स यहाँ पे टैक्स देगा, क्योंकि वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है, वहां पे एग्जामेशन नहीं मिलेगा, टैक्स लग जाएगा एंड ये मिस्टर एक्स भरेंगे। तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन जो भी है आर्टिकल नंबर 243G एंड डब्ल्यू वाला है, तो इसलिए जो भी लोकल अथॉरिटी और जनरल पब्लिक के लिए 10 सेम आर नॉट एलिजिबल फॉर एग्जामेशन, तो यहाँ पे एग्जामेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये था, उसके बाद बहुत सारा यहाँ पे आया है क्लैरिफिकेशन, ठीक है, क्लैरिफिकेशन बहुत सारा आया है। तो यहाँ पे मेनली लोकेशन चार्जेस एंड प्रिफरेंशियल लोकेशन चार्जेस चार्ज करते हैं, कलेक्टेड इन एडिशन टू द लीज प्रीमियम फॉर लॉन्ग टर्म लीज land constitute part of lease premium or upfront amount charged for long term lease of land are eligible for same tax treatment। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप लैंड खरीदने के लिए जाएंगे, तो वहां पे मेनली आप लैंड को मेनली चूज करते हैं, प्रिफरेंशियल लैंड उसको बोलते हैं, मीन्स आप चूज करते हैं मेनली रोड के साइड लैंड वाला चूज करते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ एडिशनल फी भी देना पड़ता है, क्योंकि अगर चूज करेंगे प्रिफरेंशियल लोकेशन लेंगे तो वहां पे तो आपको एडिशनल फी भी देना पड़ेगा। तो एडिशनल जो फी देते हैं, तो उसको हम लीज प्रीमियम का पार्ट बनेंगे या नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर आप एडिशनल कुछ भी लोकेशन चूज करने के लिए, एडिशनल बेनिफिट के लिए अगर कुछ भी वो चार्ज करता है, वो आपका बनेगा क्या पार्ट, किसका, आपका लीज प्रीमियम का पार्ट बनेगा क्या या नहीं बनेगा? यस, वो लीज प्रीमियम का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि आप चूज कर रहे हैं कोई भी लीज के लिए लैंड, वो चूज कर रहे हैं आप रोड साइड ऑलरेडी आप चूज करेंगे, तो वहां पे जो भी चूज करोगे तो उसके लिए कुछ एडिशनल अमाउंट देना पड़ेगा, वो जो एडिशनल अमाउंट है वो पार्ट बन जाएगा, किसका पार्ट बन जाएगा, लीज प्रीमियम का पार्ट बन जाएगा। एंड यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, क्योंकि लीज प्रीमियम के ऊपर एग्जेम्पशन आपका अवेलेबल हो जाता है, तो ऐसे जो भी लोकेशन चार्जेस एंड आपका प्रिफरेंशियल लोकेशन चार्जेस उसके ऊपर भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है।
पीएलसी या लोकेशन चार्जेस वो सब चार्ज करते हैं, ठीक है। लीज प्रीमियम तो चार्ज करते हैं, उसके ऊपर ये भी चार्ज करते हैं, तो उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट है अमेंडमेंट तो हम डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, तो उसके बारे में यही दिया है, एलिजिबल फॉर सेम टैक्स ट्रीटमेंट मीन्स यहाँ पे एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन हो जाएगा। तो वही है मेन मसला, यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी सब आएगा पॉइंट, तो उसका मेन जो अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन कहाँ पे एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है हम जो भी पेमेंट करते हैं हॉनोरेरियम, किसको, गेस्ट एंकर को, गेस्ट एंकर को जो भी हम हॉनोरेरियम पेमेंट करते हैं, जैसे अगर देखेंगे बिग बॉस हो या आपका कपिल शर्मा शो हो, या अगर देखेंगे यहाँ पे इंडियन आइडल देखें, तो वहाँ पे गेस्ट एंकर जो भी सब आते हैं, तो उनको जो भी फी देते हैं तो उसको बोलते हैं हॉनोरेरियम। तो हॉनोरेरियम के ऊपर जीएसटी लगेगा क्या, यस लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीएसटी लग जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो भी हम गेस्ट एंकर को इन्वाइटेड करता है टीवी चैनल, तो वहां पे हॉनोरेरियम बोलते हैं उसको, एंड अट्रैक्ट करेंगे जीएसटी लाइबिलिटी, ठीक है। एंड यहाँ पे और एक बात है, अगर वो जो एंकर का है जो गेस्ट में आता है, तो उसका अगर टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख से कम होगा, तो उसके हाथ में ये टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि 10 लाख 20 लाख अगर टर्नओवर होगा तो वहां पे तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा, मींस ऑन रजिस्टर है, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, मेनली टैक्सेबल हो जाता है। बट अगर उसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या 20 लाख से कम है, तो वहां पे उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, एंड उसके हाथ में ये एग्जेम्पशन हो जाएगा, साल नॉट बी लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन एंड पे जीएसटी भी नहीं करेगा, मीन्स यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। ये था क्लैरिफिकेशन, बहुत सारा क्लैरिफिकेशन है। उसके बाद है whether additional toll fee collected in the form of higher toll charges from the vehicle not having फास्टैग is exempt from GST। तो यहाँ पे मेनली आपका अभी कंपलसरी हो गया है, टोल गेट में आपको फास्टैग सर्टिफिकेट रहना चाहिए, वैलिड फास्टैग सर्टिफिकेट रहना चाहिए। अगर टोल गेट में आपके पास वैलिड फास्टैग सर्टिफिकेट नहीं है, तो वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वो लगा देता है 2 टाइम्स ऑफ द टोल चार्जेस, में फाइन लगा देता है, जितना भी आपका टोल फी है उसका डबल वो फाइन लगा देता है। तो वो जो टोल चार्जेस है वहां पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। मेन टोल चार्जेस के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, वो जो फाइन लगाता है, एडिशनल फाइन लगाता है, अगर आपके पास फास्टैग सर्टिफिकेट नहीं है, वैलिड नहीं है, तो वहां पे वो लगाता है डबल दी, जो भी टोल चार्जेस का डबल लगाता है फाइन। वो जो फाइन के ऊपर जीएसटी लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी टोल चार्जेस का नेचर वही सेम है, तो इसलिए इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडिशनल फी कलेक्ट करता है टोल फी, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि वो वही नेचर है, तो इसलिए यहाँ पे उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो वही दिया है यहाँ पे, जिसके पास एडिशनल कलेक्टेड करता है फॉर रोड नॉट हैविंग फंक्शनल फास्टैग, जिसके पास नहीं है, नेचर ऑफ टोल चार्जेस एंड शुड बी ट्रीटेड एज एडिशनल टोल चार्जेस, देयर बाय एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका 8 पॉइंट में क्या दिया है, applicability of GST on services in the form of assisted reproductive technology ART और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है कि जब कोई भी डिजीज होता है या अबनॉर्मलिटी होता है, ठीक है, किसके रिलेटेड, आपका फर्टिलाइजेशन के रिलेटेड। फर्टिलाइजेशन मींस आपका इनफर्टिलिटी रिलेटेड, मींस प्रेगनेंसी के रिलेटेड, जहाँ पे आपका अबनॉर्मल है या डिजीज होगा प्रेगनेंसी के रिलेटेड, तो वहां पे उसका ट्रीटमेंट होता है कैसे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू ART या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के थ्रू ट्रीटमेंट होता है। तो वो जो ट्रीटमेंट उसको हेल्थ केयर सर्विसेज बोलते हैं, क्योंकि वो मेडिकल देता है, ठीक है, मेडिकल देता है, डॉक्टर देता है वो सर्विसेज, तो उसको हम बोलेंगे हेल्थ केयर सर्विसेज है, तो इसलिए वहां पे एग्जेम्पशन अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। प्रेगनेंसी रिलेटेड यहाँ पे जो भी देते हैं ART एंड IVF, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ये प्रोसीजर के ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, whether sale of land after labeling or laying down of drainage line is taxable under GST। तो यहाँ पे अगर कोई भी लैंड हम खरीदते हैं, तो वहां पे ड्रेनेज प्रॉब्लम होता है या लेबलिंग प्रॉब्लम होता है, तो वहां पे वो ड्रेनेज सही करता है एंड लेबलिंग करता है, लेइंग डाउन करता है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी सब फैसिलिटी देता है वहां पे, तो वो जो फैसिलिटी देता है, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो मेनली वो जो फैसिलिटी है, ये मेनली पार्ट ऑफ लैंड का पार्ट है, क्योंकि हम जब कोई भी लैंड खरीदते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो डेवलपमेंट होने के बाद हम उसको खरीदेंगे, मीन्स उसमें ड्रेनेज का सही प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसके बाद वहां पे लेबलिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटी सब होना चाहिए, तो होने के बाद हम नॉर्मली खरीदते हैं। तो वो जो फैसिलिटी है, तो वहां पे जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। वो फैसिलिटी होने के बाद अगर हम सेल करते हैं, तो वहां पे आफ्टर सम डेवलपमेंट सच एज लेबलिंग, लेइंग डाउन ड्रेनेज, वाटर फैसिलिटी, तो उसको सेल ऑफ लैंड का पार्ट बनेगा, क्योंकि सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग को हम सप्लाई नहीं मानते हैं, ये नेगेटिव लिस्ट सप्लाई में आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे शेड्यूल 3 में कवर हो जाता है, एंड उसके ऊपर आपका जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। बट अगर वो जो सर्विसेज है सच एज डेवलपमेंट ऑफ लैंड, लेबलिंग एंड लेइंग ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, वो जो होता है, वो अगर कोई भी लैंड डेवलपर, ठीक है, अगर कोई भी रॉ मटेरियल अगर रिसीव करेगा, तो वहां पे आरसीएम में टैक्स लग जाएगा, ठीक है। मेनली अगर वो सेल करेगा नॉर्मल पर्सन को, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बट ये जो सर्विस अगर लेता है कौन, जो हमारा प्रमोटर है या लैंड डेवलपर है, तो उसके लिए वो तो मेन काम है, तो इसलिए वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी, आरसीएम में टैक्स लग जाएगा उसके ऊपर, ठीक है, आरसीएम में टैक्स लग जाएगा। उसके बाद है
सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू ए बॉडी कॉर्पोरेट। तो यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कौन? नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू ए बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। कौन सा सर्विस है? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर। तो यहाँ पे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल दे रहा है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर। तो इधर आरसीएम लगेगा क्या? ऑन दी सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, जो कि हेडिंग नंबर 9964 मेनली वो आरसीएम लगता है क्या? या वो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, मीन्स यहाँ पे पैसेंजर सर्विसेज में ये एग्जाम्पशन मिल जाएगा क्या? मीन्स यहाँ पे अगर कोई भी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल अगर वो फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर में कोई भी हम एक कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट को अगर देंगे तो वहां पे आरसीएम में टैक्स लगेगा या यहाँ पे एग्जाम्पशन मिल जाएगा। चलो उसको ही समझाना है, उसके रिलेटेड 2 पॉइंट है, ये 11 वाला पॉइंट के उसके रिलेटेड है, तो इसलिए चलो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट एक है जो कि कंपनी है, ठीक है, XYZ लिमिटेड है जो कि एक बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट है। एंड यहाँ पे नॉन बॉडी कॉर्पोरेट मिस्टर एक्स है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि है मिस्टर एक्स है। तो मिस्टर एक्स यहाँ पे दो सर्विस दे रहा है। पहला सर्विस दे रहा है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, मीन्स रेंट में दे रहे हैं, हायर में दे रहे हैं, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। यहाँ पे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल दे रहा है, व्हीकल दे रहा है एंड उसको यूज करेंगे फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ये रेंट में दे रहा है। एंड दूसरा यहाँ पे सर्विस दे रहा है, दूसरा दे रहा है मेनली ओनली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का सर्विस दे रहा है। किसको? मिस्टर एक्स एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, किसको? XYZ लिमिटेड एक बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है। तो यहाँ पे क्या लेंगे? तो पहला सिचुएशन ये वाला है, तो ये वाला है 1 वाला है, पहला सिचुएशन रेंट में दे रहा है, मेनली बस यहाँ पे रेंट में दे रहा है। दूसरा ओनली वो बस का भाड़ा कलेक्ट कर रहा है, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का सर्विस दे रहा है। तो पहला है जो रेंट ऑफ मोटर व्हीकल दे रहा है, तो वहां पे ये मेनली रेंटिंग का काम दे रहा है, हायरिंग में दे रहा है। तो वहां पे XYZ के पावर आ जाता है कि वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे कौन सा रूट में जाएगा, बस कितना टाइम के लिए चलेगा एंड कौन सा टाइम में जाएगा एंड कौन सा रूट में जाएगा। तो XYZ के पास सब कुछ पावर आ जाता है। तो XYZ यहाँ पे आरसीएम में टैक्स भरेगा क्योंकि ओनरशिप जैसे इसके पास आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आरसीएम में टैक्स भरेगा, XYZ लिमिटेड यहाँ पे आरसीएम में टैक्स भरेगा, ठीक है। एंड दूसरा सिचुएशन में ये मेनली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का सर्विस दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस जहाँ पे देगा तो वहां पे हम मानेंगे जैसे सर्विस दे रहा है एंड यहाँ पे रूट ऑलरेडी होगा, ठीक है। वो ट्रिप के हिसाब से, वॉइस के हिसाब से वो मेनली ही चार्ज करेगा। कौन? ये मिस्टर एक्स मेनली कितना ट्रिप वो लग रहा है उसके लिए, तो वहां पे वो चार्ज करेगा। तो अगर यहाँ पे ट्रिप के वाइज वो चार्ज करता है तो यहाँ पे मेनली एग्जाम्पशन मिल जाता है, ठीक है। ये सर्विसेज के ऊपर एग्जाम्पशन मिल जाता है, एग्जाम्पशन मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड रूट होगा एंड प्री डिटरमाइंड टाइम होगा। ओनली XYZ लिमिटेड वो मेनली ट्रिप के हिसाब से पैसा देगा, बट अगर रेंटिंग में ले जाता है तो उसके बाद सब कुछ पावर आ जाता है XYZ लिमिटेड के पास, तो वहां पे आरसीएम में टैक्स भरेगा XYZ लिमिटेड, ठीक है। XYZ लिमिटेड आरसीएम में टैक्स भरेगा, समझ आ गया। उसके बाद ये पॉइंट में वही है, अगर यहाँ पे कोई भी वेदर हायरिंग ऑफ व्हीकल बाय फार्म्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ देयर एम्प्लॉइज टू एंड फ्रॉम वर्क इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन नंबर, वो छोड़ो, एग्जेम्पशन मिलेगा क्या, ठीक है। वहां पे ट्रांसपोर्ट होगा पैसेंजर बाय नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट करे, तो नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट करे इससे कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे मेनली ये वाला पॉइंट के बारे में बोला है 1 नंबर पॉइंट में, तो यहाँ पे मेनली रेंट ऑफ मोटर व्हीकल आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे कवर हो जाता है एंड आरसीएम में टैक्स लग जाएगा। एंड ये नॉन बॉडी कॉर्पोरेट या फार्म यहाँ पे, तो यहाँ पे फार्म है, वो फार्म टैक्स भरेगा आरसीएम में, ठीक है, फार्म टैक्स भरेगा आरसीएम में, समझ आ गया। तो ये था आपका क्लैरिफिकेशन। उसके बाद और क्या है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन टिकट ऑफ प्राइवेट फेरी यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। पहले प्राइवेट फेरी किस में लगता है? तो प्राइवेट फेरी मेनली अगर आपका जो अंडमान निकोबार आइलैंड है तो वहां पे एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड को जाने के लिए प्राइवेट फेरी यूज होता है। तो वो जो टिकट चार्ज करते हैं, प्राइवेट सब फेरी चलाते हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्यों नहीं लगेगा? जो प्राइवेट फेरी है ये मेनली उसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज है नॉर्मल पब्लिक को सर्विस देने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस देने के लिए। तो यहाँ पे ओनरशिप किसके पास है? उससे कोई मतलब नहीं है, प्राइवेटली ओन्ड है या गवर्नमेंट ओन्ड है, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन देखेंगे उसका पर्पज क्या है, तो यहाँ पे पर्पज है कि उसको वो पब्लिक को नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अगर टूरिस्ट पर्पज होगा तो वहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि टूरिस्ट में एडिशनल सर्विसेज देते हैं जैसे अकोमोडेशन, फूडिंग सर्विसेज, बिवरेजेस सर्विसेज, साइट सीइंग सर्विसेज, तो इसलिए वहाँ पे वो टैक्सेबल हो जाता है। बट यहाँ पे जो प्राइवेट फेरी मेनली जनरल पब्लिक के लिए है, उसको प्राइवेटली ओन्ड हो या गवर्नमेंट ओन्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है, जीएसटी नहीं लगेगा। ये था आपका क्लैरिफिकेशन,
ठीक है, वही दिया है, यहाँ पे एग्जाम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद है आपका एक क्लैरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन लिक्विडेटेड डैमेज। तो यहाँ पे जो लिक्विडेटेड डैमेज है मींस कॉम्पेंसेशन, अगर पेनल्टी अगर लगता है आउट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर कोई भी पेनल्टी लगता है तो उसके लिए लिक्विडेटेड डैमेज लगता है। अगर एक्स एंड वाई के बीच यहाँ पे एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट या नॉन एग्रीमेंट अगर होता है, तो वहां पे अगर उसको कोई भी यहाँ पे रूल तोड़ता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच करेगा तो वहां पे लग जाएगा ये जो लिक्विडेटेड डैमेज, ठीक है, लिक्विडेटेड डैमेज लग जाएगा उसके ऊपर। तो यहाँ पे एक्स है एंड वाई है, तो एक्स वाई के साथ एग्रीमेंट करता है बट वाई यहाँ पे एग्रीमेंट तोड़ देता है, तो वहां पे कॉम्पेंसेशन वाई देता है एक्स को, ठीक है, कॉम्पेंसेशन कुछ फाइन देता है। तो ये जो फाइन को बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। तो फाइन या पेनल्टी के ऊपर जीएसटी लगेगा क्या? मेनली तो यहाँ पे फाइन एंड पेनल्टी मेनली यहाँ पे कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं है, कॉन्सिडरेशन नहीं है, मेनली कोई भी डिस्करेज करते हैं काम, आप रूल मत तोड़ो तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट मत तोड़ो, ब्रीच मत करो, तो उसके लिए यहाँ पे लगाते हैं ये जो फाइन पेनल्टी। तो इसलिए यहाँ पे मेनली इसको सप्लाई नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो कंसिडरेशन नहीं है। सप्लाई के लिए 3 चीज चाहिए, एक्टिविटी चाहिए, दूसरा है बिजनेस पर्पस, तीसरा है कंसिडरेशन। तो यहाँ पे अगर देखें कोई भी कंसिडरेशन नहीं है। फाइन मेनली वो डिस्करेज करते हैं, आप रूल मत तोड़ो, लॉ मत तोड़ो, तो इसके लिए यहाँ पे फाइन लगाते हैं। तो फाइन अगर लगाएंगे तो उसको कॉम्पेंसेशन नहीं बोलेंगे, मीन कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे, एंड यहाँ पे जीएसटी नहीं लगता है क्योंकि वो सप्लाई नहीं मानते हैं, ठीक है। तो वही बोला है। उसके बाद अगर यहाँ पे एग्रीमेंट होगा, उन दोनों के बीच अगर एग्रीमेंट होगा कि एक्स एंड वाई के बीच एग्रीमेंट होगा, एक्स बोलेगा कि हमारा एग्रीमेंट है, अगर तुम तोड़ोगे तो एग्रीमेंट के हिसाब से आपको देना पड़ेगा फाइन, तो वहाँ पे एग्रीमेंट अगर होगा तो वहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। एग्रीमेंट अगर होगा तो वहाँ पे कॉम्पेंसेशन जो भी देता है उसको कंसिडरेशन बोलेंगे, एंड वहाँ पे उसके ऊपर सप्लाई मानेंगे, ठीक है, सप्लाई मानेंगे। एंड यहाँ पे देखेंगे उसका रेट क्या लेंगे, तो रेट लेंगे मेन सप्लाई का रेट जो भी है। मेन सप्लाई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो गुड सप्लाई करने के लिए था, ठीक है, वो गुड सप्लाई करने के लिए 1 लाख का था, एंड वहाँ पे फाइन लगाता है फॉर एग्जाम्पल 10,000 फाइन लगाता है, 10,000। तो यहाँ पे देखेंगे मेन यहाँ पे जो भी गुड्स लगाता है, गुड्स यहाँ पे 1 लाख है, तो गुड्स देखेंगे यहाँ पे टैक्सेबल होगा क्या? गुड्स अगर टैक्सेबल होगा ये फाइन भी टैक्सेबल हो जाएगा। अगर गुड्स यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जिम्प्ट हो जाएगा, तो फाइन भी एग्जिम्प्ट हो जाएगा। मीन्स ये कंपोजिट सप्लाई देता है, जहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई है ये जो मेन सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड यहाँ पे ये है उसका एंसिलरी सर्विसेज है। तो कंपोजिट सप्लाई अगर यहाँ पे टैक्सेबल होगा, एंसिलरी सर्विसेज भी टैक्सेबल होगा। अगर कंपोजिट सप्लाई एग्जिम्प्ट होगा तो एंसिलरी सर्विसेज एग्जिम्प्ट होगा। तो उसके बारे में यहाँ पे दिया है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे दिया है कि ब्रीच ऑफ नॉन परफॉर्मेंस वन पार्टी रिजल्ट इन लॉस एंड डैमेज टू दी अदर पार्टी, तो उसके लिए वो कुछ सफर करता है लॉस में, तो उसके लिए वो कुछ कॉम्पेंसेशन देता है। तो वो जो कॉम्पेंसेशन वो रिटर्न अगर होगा, कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा, तो वहां पे उसको हम क्या मानेंगे, लिक्विडेटेड डैमेज मानेंगे। एंड वहां पे देखेंगे कि वो अगर सच पेमेंट डूड नॉट कॉन्स्टिट्यूट अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो उसको सप्लाई भी नहीं मानेंगे, एंड वहां पे टैक्सेबल भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट होगा, या यहाँ पे अगर देखेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल फॉरफीचर के लिए, कैंसिलेशन के लिए, यहाँ पे अगर कस्टमर एंड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा, तो वहां पे एग्रीमेंट अगर होगा तो वहां पे उसको सप्लाई मानेंगे, कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा कंसीडरेशन। एंड देयरफॉर अगर देखेंगे यहाँ पे फाइन एंड पेनल्टी क्या लेंगे, अगर एक्चुअल कंसीडरेशन अमाउंट अगर सप्लाई होगा तो वहां पे वो एलिजिबल हो जाएगा जीएसटी के लिए। अगर प्रिंसिपल सप्लाई यहाँ पे टैक्सेबल होगा तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल सप्लाई अगर यहाँ पे नॉट टैक्सेबल होगा तो वहां पे ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो वही दिया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे कुछ सिनेरियो दिया है जो कि इंटर लेवल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिनेरियो मींस यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट सिनेरियो में क्या होगा, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। तो पहला है अगर कॉम्पेंसेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स। तो कोल ब्लॉक्स क्या होता है, मेन माइंस होता है। अगर कोई भी माइनिंग लीज होल्डर, तो वहां पे उसका माइनिंग लीज अगर कैंसिल कर देता है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट अगर कैंसिल कर देगा तो वहां पे गवर्नमेंट कुछ उसको कॉम्पेंसेशन देता है। तो वो जो कॉम्पेंसेशन देता है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कैंसिलेशन कर देता है, बट गवर्नमेंट एंड वो जो माइनिंग लीज होल्डर के बीच कोई भी यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट नहीं है, मेनली ये गवर्नमेंट कॉम्पेंसेशन कुछ देता है, तो इसलिए यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा वो जो कॉम्पेंसेशन देता है, ठीक है। जो भी कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट यहाँ पे पेमेंट करता है, कॉम्पेंसेशन पेड फॉर कैंसिलेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स इन पर्सुएंट टू द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो वहां पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा एंड टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद अगर चेक एंड डिजनर हो जाता है, फाइन पेनल्टी लगता है। अगर चेक डिजनर हो जाएगा तो वहां पे फाइन पेनल्टी लग जाएगा, तो वहां पे भी टैक्स नहीं लगेगा वो जो फाइन पेनल्टी होगा, क्योंकि यहाँ पे चेक जो डिजनर हो जाता है तो वहां पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है। एंड ये जो डिजनर जब होगा ये मेनली फाइन एंड पेनल्टी आज कंसिडरेशन नहीं लगता है। फाइन एंड पेनल्टी लगता है कि आप ये भूल दोबारा नहीं करें, डिस्करेज करते हैं ये जो काम को डिजनर को, तो इसलिए वो फाइन पेनल्टी लगाते हैं। यहाँ पे कोई भी वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। उसका सेम ही है पेनल्टी इम्पोज फॉर वायलेशन ऑफ लॉज, तो सेम ही होगा, यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा, ये में डिस्करेज करते हैं, गवर्नमेंट में लगाता है, इम्पोज करता है। कोई भी लॉ अगर वायोलेट करेंगे, यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, ये डिस्करेज करता है, एंड यहाँ पे वो मना करता है कि ऐसे काम मत दोबारा करो, तो इसलिए वो फाइन लगाता है। तो यहाँ पे भी वैलिड कंसिडरेशन नहीं है एंड एग्रीमेंट भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जीएसटी भी नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ पे जीएसटी पहला यहाँ पे नहीं लगेगा एंड यहाँ पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर फॉरफीचर हो जाता है, ठीक है, अगर फॉरफीचर ऑफ सैलरी और पेमेंट ऑफ बॉन्ड अमाउंट इन द इवेंट ऑफ एम्प्लॉय लिविंग एम्प्लॉयमेंट बिफोर
मिनिमम पीरियड एग्रीमेंट। तो यहाँ पे अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर वो कंपनी छोड़ देता है, जो भी मिनिमम पीरियड एग्रीमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल 5 साल के लिए बॉन्ड साइन करते हैं, अगर 5 साल से पहले अगर वो लीव करके चला जाता है, मीन्स कंपनी छोड़ देता है, तो वहां पे एम्प्लॉयर कुछ पैसा रख देता है बॉन्ड में, कुछ पैसा रख देता है, सैलरी कुछ काट के रख देता है। तो वो जो सैलरी काट के रख देता है, तो उसको हम जीएसटी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे एग्रीमेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट है, बट यहाँ पे वो जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर को कुछ भी नहीं दे रहा है उसके बदले में। वो जो अमाउंट काट के रखता है बॉन्ड अमाउंट, तो उसके बदले में एम्प्लॉय कुछ भी यहाँ पे सर्विसेज नहीं ले रहा है एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर से अगर सर्विसेज लेंगे तो वहां पे उसको बोलेंगे वैलिड कंसिडरेशन, बट यहाँ पे कोई भी वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। तो यहाँ पे वो अमाउंट आज फाइन पेनल्टी के लिए काट के रखता है, तो इसलिए यहाँ पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये सब क्लैरिफिकेशन है, छोटा छोटा क्लैरिफिकेशन, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है आप लोगों को। उसके बाद अगर यहाँ पे कॉम्पेंसेशन कलेक्ट करते हैं फॉर नॉट कलेक्टिंग टोल चार्जेस, तो कॉम्पेंसेशन अगर कलेक्ट करते हैं फॉर नॉट कलेक्टिंग टोल चार्जेस, तो जब नया नया ये सब चल रहा था, टोल चार्जेस का जो फंड आया था, तो वहां पे वो जो पीरियड था 8 नवंबर 2016 से 5 दिसंबर 2016, ये पीरियड को आपको याद नहीं रखना है, कुछ भी नहीं याद रखना है, मेन याद रखना है जीएसटी लग गया या नहीं लग गया। तो उस पीरियड में क्या होता था कि वो टोल चार्जेस मेनली कलेक्ट नहीं कर रहे थे, फ्री में प्रोवाइड करते थे सर्विसेज, टोल चार्जेस सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पे इसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, मेनली तो वो फ्री में दे रहे थे। एंड कंसिडरेशन कहां से आ रहा था, कंसिडरेशन मेनली जो भी प्रोजेक्ट अथॉरिटी है वो कंसिडरेशन दे रहे थे। तो वो जो यहाँ पे कलेक्शन नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे फाइन नहीं लगेगा, क्योंकि वो कलेक्शन क्यों नहीं कर रहे थे, कलेक्शन नहीं कर रहे थे क्योंकि ये जो कंसिडरेशन दोबारा दूसरा पर्सन से आ रहा था, ठीक है, दूसरा पर्सन से आ रहा था, तो इसलिए यूजर से कोई भी कलेक्शन नहीं कर रहे थे टोल चार्जेस, तो उसके ऊपर फाइन पेनल्टी नहीं लगेगा। एंड फाइन पेनल्टी तो नहीं लगेगा, तो उसके ऊपर जीएसटी क्या लगेगा, तो मेनली इसके ऊपर फाइन पेनल्टी नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे लेट फी और सरचार्ज और फी, तो लेट फी अगर लगेगा, अगर आप लेट पेमेंट करेंगे सरचार्ज एंड फी, तो वहां पे देखेंगे कि जो सरचार्ज एंड फी के ऊपर देखेंगे जीएसटी लगता है क्या। अगर जीएसटी लगेगा सरचार्ज एंड फी के ऊपर, तो उसका लेट फी के ऊपर पेनल्टी के ऊपर भी जीएसटी लग जाएगा। अगर यहाँ पे जो मेन सप्लाई है जो कि सरचार्ज एंड फी, उसके ऊपर अगर जीएसटी नहीं लगता है, तो उसका फाइन पेनल्टी के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। मीन यहाँ पे एक कॉम्पोजिट सप्लाई है जो कि नेचुरली बंडल हो जाता है। तो यहाँ पे देखें प्रिंसिपल सप्लाई अगर टैक्सेबल होगा तो वहां पे ये भी टैक्सेबल हो जाएगा, जो भी फाइन पेनल्टी। अगर प्रिंसिपल सप्लाई अगर एग्जम्प्ट हो जाएगा तो वहां पे ये भी एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक, यही है। उसके बाद है फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस, तो यहाँ फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस फॉर पावर, ये मेनली इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज में आ जाता है। जो भी मिनिमम फिक्स चार्जेस कैपेसिटी चार्जेस, ये मेनली इलेक्ट्रिसिटी में आ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी अगर आप जनरेशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या सप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे एग्जम्पशन मिल जाता है। तो यहाँ पे मिनिमम फिक्स कैपेसिटी चार्जेस वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद कैंसिलेशन चार्जेस, तो यहाँ पे अगर आप टिकट रेलवे या एयर फ्लाइट में अगर टिकट काटते हैं, तो वहां पे कुछ टिकट होता है कैंसिलेशन वाला टिकट होता है, मींस रिफंडेबल वाला टिकट कुछ होता है, और कुछ नॉन रिफंडेबल वाला टिकट होता है। तो रिफंडेबल हो या नॉन रिफंडेबल हो, तो यहाँ पे क्या लेंगे, तो रिफंडेबल हो या नॉन रिफंडेबल हो, तो वो जो कैंसिलेशन चार्जेस वो टैक्सेबल होगा कैसे, जो देखें मेन टिकट के ऊपर क्या लग रहा था रेट, तो उसी रेट में यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा जो भी कैंसिलेशन चार्जेस या नॉन रिफंडेबल वाला चार्जेस। अगर मेन सप्लाई यहाँ पे एग्जम्प्ट था, तो ये जो भी फाइन पेनल्टी मींस कैंसिलेशन चार्जेस के ऊपर भी यहाँ पे एग्जम्पशन मिल जाएगा। अगर मेन सप्लाई टैक्सेबल होगा, तो यहाँ पे भी जो कैंसिलेशन चार्जेस के ऊपर भी एग्जम्पशन मिल जाएगा, तो वही होगा। तो यहाँ पे जब कैंसिलेशन ऑफ रेलवे टिकट करते हैं, तो वहाँ पे जीएसटी अट्रैक्ट होगा एट द सेम रेट जो एप्लीकेबल होता है उस टिकट के मींस ट्रैवल के ऊपर। उसके बाद अगर नॉन रिफंडेबल होगा, एयर ट्रैवल और सिक्योरिटी डिपोजिट और अर्निएस्ट मनी परपिटेड इन केस ऑफ कस्टमर फेलिंग टू अवेल एयर ट्रैवल, तो वहाँ पे नॉन रिफंडेबल केस में तो वहाँ पे भी वही होगा, असेस होगा सेम रेट आज एप्लीकेबल टू दी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो भी रेट लगेगा यहाँ पे भी वही रेट लगेगा। उसके बाद और कुछ है, अगर आप कोई भी बीड में, ठीक है, ऑक्शन में अगर बीड विन करते हैं, तो वहां पे आप कुछ मनी देते हैं, तो उसको बोलते हैं अर्निएस्ट मनी या एडवांस मनी। तो अगर ऑक्शन में आप विन करेंगे कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करने के लिए, तो वहां कुछ अर्निएस्ट मनी देना पड़ता है, एंड उसको बोलते हैं एडवांस मनी या अर्निएस्ट मनी। तो उसके बाद अगर आप ऑक्शन ऑलरेडी विन कर चुके हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि परचेज नहीं करने के लिए, तो जो एडवांस मनी दिए थे, तो वो तो आपका फॉरफिट हो जाएगा, मीन्स वो तो खलास हो जाएगा। तो वो जो फॉरफिचर ऑफ द एडवांस मनी या अर्निएस्ट मनी, तो उसके बाद जीएसटी लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो मनी है अर्निएस्ट मनी वो मेनली मियरली फ्लो ऑफ मनी है। यहाँ पे फ्लो ऑफ मनी हो रहा है, कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, एडवांस है, क्योंकि वो एडवांस के अगेंस्ट कोई भी सप्लाई नहीं हुआ है, तो इसलिए इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये कुछ क्लैरिफिकेशन था जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। तो उसके बाद चलो चलते हैं आईटीसी चैप्टर। आईटीसी चैप्टर ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, चलो इसको डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद आईटीसी चैप्टर है, तो आईटीसी चैप्टर में देखेंगे अमेंडमेंट क्या है। तो पहला अमेंडमेंट है कि एक न्यू कंडीशन ऐड हुआ है, ठीक है। आईटीसी के लिए सेक्शन नंबर 16 में आईटीसी के लिए कंडीशन होता है, तो वहां पे एक न्यू कंडीशन ऐड हुआ है, जो कि है अवेलेबलमेंट ऑफ आईटीसी के लिए न्यू कंडीशन ऐड हुआ है। तो यहाँ पे नया पॉइंट आया है कि ये वाला द डिटेल्स ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेट सप्लाई कम्युनिकेटेड टू सच रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन नंबर 38 हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पे मेनली कंडीशन जो भी पहले था, 4 कंडीशन था, डेबिट क्रेडिट नोट, जो भी डॉक्यूमेंट सब कुछ होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव करना चाहिए, पेमेंट करना चाहिए, टैक्स एंड जो आपका कंसिडरेशन भी पेमेंट करना चाहिए, वो कंडीशन है। प्लस एक एडिशनल कंडीशन आया है, जो कि है यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ ये एग्जाम्पल के हेल्प से। तो यहाँ पे सप्लायर है एंड यहाँ पे रेसिपिएंट है, ठीक है।
रेसिपिएंट है, तो यहाँ पे सप्लायर यहाँ पे जो भी डिटेल सब भरता है, ठीक है, डिटेल सब भरता है। तो यहाँ पे रेसिपिएंट भी डिटेल भरता है, जो भी सब परचेज किया है। सप्लायर जो भी सब सेल किया है वो भरता है। एंड यहाँ पे रेसिपिएंट जो भी सब परचेज मीन्स उसको बोलते हैं इनवर्ड, जो भी सब इनवर्ड किया है वो भी सब डिटेल्स भरता है। तो वहां पे वो जो डिटेल्स भरता है, अगर यहाँ पे सप्लायर अगर कम्युनिकेट नहीं करता है मीन्स मना कर देता है, अगर रेस्ट्रिक्शन डाल देता है, तो वहां पे आईटीसी नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे कंडीशन है कि वो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं डालना चाहिए, नॉट रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। कोई भी रेस्ट्रिक्शन अगर सप्लायर नहीं करेगा तो पहले जो भी 4 कंडीशन था उसके साथ नया कंडीशन आ गया है कि रेसिपिएंट को आईटीसी मिल जाएगा। अगर सप्लायर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं डालता है तो वहां पे आईटीसी मिल जाएगा रेसिपिएंट को, ठीक है। रेसिपिएंट को आईटीसी मिल जाएगा अगर सप्लायर कोई भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं डालता है, ठीक है। ये वाला एक नया अमेंडमेंट आया है, ठीक है। उसके बाद और क्या आया है, तो यहाँ पे और आया है कि अवेलेबलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पे भी जो कंडीशन था आईटीसी क्लेम करने के लिए, सेक्शन नंबर 41 था, ठीक है। तो वहां पे वो सब्स्टिट्यूट हो गया है कि सेक्शन नंबर 41 जो कि आपका सेक्शन नंबर 16 के साथ सेम ही है। तो यहाँ पे था कि सेक्शन नंबर 16 में था कि यहाँ पे एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल ऑब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन में प्रेस्क्राइब टू बी एंटाइटल्ड द क्रेडिट इन एलिजिबल टू इनपुट टैक्स सेल पैसेज इन हिज रिटर्न एंड सच अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू द प्रोविजनल बेसिस टू हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेटर। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट था कि वो प्रोविजनल बेसिस में यहाँ पे क्रेडिट कर सकता है, ठीक है। ये जो प्रोविजनल बेसिस में वो क्रेडिट कर सकता है उसको वो हटा दिया है कि यहाँ पे कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर वो टैक्स कुछ भी पेमेंट करता है, कोई भी सप्लाई करेगा तो उसके ऊपर सेल्फ एसेस बेसिस में वो खुद वहां पे क्रेडिट कर सकता है, डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट डाल दिया है कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन सब्जेक्ट टू दी कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन जो भी है प्रेस्क्राइब बी एंटाइटल टू अवेल द क्रेडिट एलिजिबल इनपुट टैक्स, तो क्रेडिट आ जाएगा आज सेल्फ एसेस, जो भी सेल्फ एसेस होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा इन हिज रिटर्न, तो रिटर्न में क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट शाल बी क्रेडिटेड टू इज इलेक्ट्रॉनिक लेजर, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो क्रेडिट हो जाएगा। पहले था कि प्रोविजनल बेसिस में होगा, बट यहाँ पे वो पॉइंट हटा दिया है, डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा, ये पॉइंट हटा के नया पॉइंट डाल दिया है अमेंडमेंट। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि जो सबसेक्शन 1 में मीन यहाँ पे जो भी क्रेडिट होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उसको यूटिलाइज करेगा फॉर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के लिए, ठीक है। उसको वो यूटिलाइज करेगा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के लिए, बट वो फंडा अभी हटा दिया है। यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया है कि अगर आप जो भी यहाँ पे सेल्फ असेस टैक्स किए थे, जो भी क्रेडिट आप यहाँ पे इनपुट लिए थे, तो उसको आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको टैक्स अभी पेमेंट करना पड़ेगा, जिसके बिहाफ में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट आप डाले थे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, उसके लिए आपको टैक्स अभी भरना पड़ेगा। अगर आप टैक्स नहीं भरते हैं तो रिवर्स हो जाएगा। तो पहले था कि प्रोविजनल बेसिस में लेते थे, बट अभी प्रोविजनल बेसिस नहीं है। अभी बोल रहा है कि आप जितना भी क्रेडिट है आप क्रेडिट कर लीजिए, बट टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं तो वहां पे रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स में आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा, प्लस इंटरेस्ट भी लग जाएगा, ठीक है। वही बोला है, ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट भी लग जाएगा। उसके बाद और क्या बोला है कि प्रोवाइडेड वेयर द सेट सप्लायर मेक्स द पेमेंट, उसके बाद अगर वो पेमेंट कर देता है टैक्स तो वहां पे वो रियाबिल कर देगा। मीन्स यहाँ पे वो मेनली बोला है आप क्रेडिट जो भी है ले लीजिए, बट आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर टैक्स नहीं पेमेंट करते हैं तो जो आपका क्या होगा एडवर्स हो जाएगा, ठीक है। एडवर्स हो जाएगा मीन्स यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा एंड वो एडेड हो जाएगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। बाद में अगर आप पेमेंट करते हैं टैक्स तो वहां पे आपका मिल जाएगा, री क्रेडिट हो जाएगा, रियाबिल हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये पॉइंट नया आया है, यहाँ पे कुछ समझाने वाला बात नहीं है, जो भी है हम बता दिए। उसके बाद रिवर्सल ऑफ क्रेडिट कैसे होगा अगर नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो पहले हम पढ़े थे अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं कंसिडरेशन, जो भी अमाउंट अगर रेसिपिएंट पेमेंट नहीं करता है 180 डेज के अंदर, तो वहां पे वो रिवर्सल हो जाता है, ठीक है, रिवर्सल हो जाता है। यहाँ पे भी वही है, अगर आप जो भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर यहाँ पे अगर अवेल करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन एनी इनवर्ड मीन परचेज के ऊपर अगर यहाँ पे अवेल करता है, बट यहाँ पे जो सप्लाईज के ऊपर टैक्स को छोड़कर जो भी कंसिडरेशन है अगर वो फेल्स करता है पेमेंट करने के लिए दी अमाउंट टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई अलोंग विद द टैक्स, तो टैक्स एंड वैल्यू के लिए अगर यहाँ पे पेमेंट नहीं करता है 180 डेज के अंदर जो भी टाइम लिमिट है, तो वहां पे वो रिवर्स हो जाएगा एंड इंटरेस्ट भी लग जाएगा, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी टैक्स एंड यहाँ पे वैल्यू प्लस टैक्स उसको देना पड़ेगा 180 डेज के अंदर। अगर नहीं देगा तो वहां पे रिवर्स हो जाएगा, अगर दे देगा चलेगा। उसका रिवर्सल होने के बाद में अगर वो 180 डेज के बाद अगर वो पेमेंट कर देता है जो भी वैल्यू एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट, तो वहां पे वो रीअवेल कर देगा क्रेडिट। उसके बाद वो जो रीअवेल करने के लिए वो जो लिमिट कोई भी नहीं है, 180 डेज के बाद कभी भी वो चाहे तो वहां पे रीअवेल कर पाएगा, कभी भी वो चाहेगा तो रीअवेल कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। वही बोला है यहाँ पे वो कभी भी चाहेगा तो वहां पे रिअवेल कर पाएगा। तो यहाँ पे दी वैल्यू ऑफ सप्लाई विदाउट दी कंसिडरेशन, तो यहाँ पे जो 180 डेज वाला फंड है यहाँ पे दो जगह नहीं लगेगा। अगर आप शेड्यूल 1 में कवर हो जाते हैं जहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन भी आपको सप्लाई मानते हैं, तो वहां पे कंसिडरेशन ही नहीं है, ठीक है, वहां पे कंसिडरेशन ही नहीं है, तो वहां पे हम विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मानते हैं, तो यहाँ पे भी ये 180 डेज वाला फंडा नहीं लगेगा। मीन्स अगर भी आप यहाँ पेमेंट भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा कि ये 180 डेज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं लगेगा। एंड दूसरा और एक एक्सेप्शन है कि अगर यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन एनी अमाउंट एडेड टू दी प्रोविजन अंडर सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के हिसाब से कोई भी अमाउंट हम पेमेंट करते हैं, तो सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में क्या होता है, तो ये बोल रहा है कि जो कि है रेसिपिएंट का ऑब्लिगेशन है,
रेसिपिएंट का ऑब्लिगेशन है, बट सप्लायर पेमेंट कर देता है, बट सप्लायर उसको पेमेंट कर देता है। ये सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में है, जहां पे रेसिपिएंट का ऑब्लिगेशन बट सप्लायर पेमेंट कर देता है, बट पेड बाय सप्लायर। तो वहां पे ये सप्लायर क्या करता है, उसको इनवॉइस में ऐड कर देता है, ठीक है, उसको इनवॉइस में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे तो इनवॉइस में ऑटोमेटिकली उसको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे दोबारा क्या ऐड करेंगे, पेमेंट क्या करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे भी अगर कोई भी रेसिपिएंट का ऑब्लिगेशन बट सप्लायर पेड कर दिया है तो वो तो ऑटोमेटिकली वो चार्ज करके ले जाएगा। तो यहाँ पे भी ये 180 डेज वाला फंडा भी नहीं लगेगा। तो ये दो सिचुएशन में 180 डेज वाला फंडा नहीं लगेगा। एक्सेप्शन है 180 डेज वाला फंडा के लिए, जो कि कंसिडरेशन 180 डेज के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं लगेगा। उसके बाद है यदि रजिस्टर्ड पर्सन सब्सिक्वेंटली पेमेंट अगर कर देगा 180 डेज के बाद तो रियाबिल कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो वो रियाबिल कर देगा आईटीसी जो भी है। उसके बाद ये जो सब्सिक्वेंटली जब वो रियाबिल करेगा, ये दी टाइम लिमिट यहाँ पे जो दिया है कि शैल नॉट बी क्लेम फॉर रीअवेलिंग एनी क्रेडिट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पे जब रिवर्स हो जाता है पहले, उसके बाद रीअवेल करने के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता है, वो जब चाहे वहां पे वो रीअवेल कर सकता है, जब चाहे वहां पे वो रीअवेल कर सकता है, कोई भी वहां पे टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है। समझ आ गया, वही है। उसके बाद यहाँ पे टाइम लिमिट फॉर अवेलेबलमेंट ऑफ आईटीसी। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम लिमिट होता था हम अवेल करने के लिए टाइम लिमिट, तो वहाँ पे 2 डेट था। पहला डेट था आपका सितंबर मंथ का जो भी रिटर्न है, जो नेक्स्ट ईयर का सितंबर मंथ का रिटर्न था, जो कि था अक्टूबर 20 है। दूसरा था फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, जो कि था नेक्स्ट ईयर का 31 दिसंबर। तो यहाँ पे पहले क्या था, पहले था अक्टूबर 20 ऑफ नेक्स्ट ईयर और फाइलिंग ऑफ रिटर्न एनुअल रिटर्न, ठीक है, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न जो कि था एनुअल रिटर्न जो कि था दिसंबर 31 ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो व्हिचएवर इज अर्लियर था, ठीक है, व्हिचएवर इज अर्लियर था। तो यहाँ पे अमेंडमेंट होके ये वाला काट दिया है, ये वाला अमेंडमेंट हो गया है। तो अभी आ गया है कि आपका नवंबर 30 हो गया है नेक्स्ट ईयर, नवंबर 30 ऑफ नेक्स्ट ईयर हो गया है, और आपका वही एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट है क्योंकि 35 दिसंबर व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है। यहाँ पे ये जो अक्टूबर 20 था वो अमेंड होके चेंज हो गया है, ठीक है, अक्टूबर 20 वो चेंज हो गया 30 नवंबर ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और आपका डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है, ये दोनों डेट अभी बन गया है। उसके बाद चलो चलते हैं, एक क्लैरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन क्या है कि इशू विथ रेस्पेक्ट टू द ब्लॉक क्रेडिट। तो ब्लॉक क्रेडिट जो कि सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 में एक ब्लॉक क्रेडिट है। तो ब्लॉक क्रेडिट में आपको बता देता हूं, तो हम पढ़े थे आईटी से आपको नहीं मिलेगा। कहां पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे पहला पॉइंट आपका यहाँ पे था फूड बिवरेजेस में आईटीसी नहीं मिलता है, फूड, एंड दूसरा था आपका मेंबरशिप ऑफ क्लब, एंड तीसरा था ट्रैवल बेनिफिट, ठीक है, ट्रैवल बेनिफिट। तो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट के ऊपर आईटीसी नहीं मिलता है, बट उसका एक्सेप्शन था, नीचे था कि ये यहाँ पे अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होगा तो वहां पे आईटीसी मिलेगा, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन अगर होगा तो वहां पे आईटीसी मिलेगा, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन अगर होगा तो वहां पे आईटीसी मिलेगा। तो ये था उसका एक्सेप्शन। यहाँ पे मेनली आईटीसी नहीं मिलता था, अगर ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होगा तो वहां पे आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है, ये पढ़े थे। तो यहाँ पे मेनली आईटीसी मिल जाता है, अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होगा तो वहां पे आईटीसी मिल जाता है। तो हम यहाँ पे अजम्पशन क्या लेते हैं, तो ये तीनों के लिए ही एक्सेप्शन डाल देता है, ये तीनों के लिए है, जहां पे स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन अगर होगा तो वहां पे आईटीसी मिल जाता है। बट कोई कोई सिचुएशन में बहुत सारे इंडस्ट्री का डाउट था कि ये जो एक्सेप्शन है ओनली ये थर्ड पॉइंट के ऊपर लगेगा क्या, ये जो एक्सेप्शन आईटीसी ओनली ट्रैवल बेनिफिट के केस में मिलेगा या तीनों सिचुएशन में मिलेगा। तो डाउट था, तो वो डाउट को क्लैरिफाई किया है, ये जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन वाला एक्सेप्शन ये तीनों पॉइंट को लगेगा, ठीक है, स्टैट्यूटरी वाला ऑब्लिगेशन तीनों पॉइंट को लगेगा, मींस ये फूड, मेंबरशिप ऑफ ए क्लब एंड ट्रैवल बेनिफिट, ये तीनों सिचुएशन में अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन बताता है तो वहां पे आईटीसी मिल जाएगा, अगर नहीं बताता है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। ये ओनली यहाँ पे नहीं लगता है, ये तीनों के ऊपर लगता है, ये एक पॉइंट है। और दूसरा है क्या कि अगर मेनली आईटीसी नहीं मिलता है, अगर हम लीजिंग करेंगे क्या, वेसल एयरक्राफ्ट और मोटर व्हीकल, ये तीनों के ऊपर अगर हम लीजिंग करते हैं तो वहां पे आईटीसी नहीं मिलता है, ठीक है, आईटीसी नहीं मिलता है ये तीनों का अगर लीजिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है कि ये जो लीजिंग ओनली ये तीनों के ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा, या ऑल फॉर्म ऑफ लीजिंग के ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। लीजिंग अलग जो भी सब लीजिंग करेंगे तो वहां पे लीजिंग जैसे बिल्डिंग अगर करेंगे तो वहां पे लैंड करेंगे तो वहां पे आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। लीजिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स, तो ऑल लीजिंग के ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा, या ओनली ये तीनों के ऊपर आईटीसी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे भी क्लैरिफाई किया है कि आईटीसी ओनली ये तीनों के ऊपर अगर लीजिंग करेंगे तो वहां पे आईटीसी नहीं मिलेगा, बट अदर जो भी है, अदर ये तीनों को छोड़कर जो भी अदर्स है तो वहां पे आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है, वहां पे आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, वहां पे आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। ये तीनों के ऊपर लीजिंग नहीं
लगेगा, आईटीसी नहीं लगेगा, बट अलग जो भी है वहां पे आईटीसी मिल जाएगा। तो ये वाला दो यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन है जहां पे आपका ये पूरा क्लॉज के ऊपर लगता है, ठीक है, पूरा क्लॉज के ऊपर यहाँ पे लग जाता है, ये वाला स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन वाला पॉइंट पूरा क्लॉज के ऊपर लग जाता है, ना कि ओनली ये थर्ड वाला पॉइंट के ऊपर नहीं लगता है, पूरा तीनों के ऊपर लग जाता है, ठीक है, तीनों के ऊपर लग जाता है। ये वाला एक है, एंड दूसरा यहाँ पे वही दिया है, ये तीनों पॉइंट दे दिया है, एंड ये जो प्रोवाइड जो है ये तीनों पॉइंट के ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो वही क्या है, अकॉर्डिंगली क्लैरिफाइड दैट द प्रोग्राम जो ऑफ सब क्लॉज 3 क्लॉज बी ऑफ द सेक्शन नंबर 5 ऑफ द सबसेक्शन 5 सेक्शन नंबर 7 इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ द क्लॉज बी के ऊपर लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो लीजिंग के बारे में दिया है कि लीजिंग यहाँ पे ओनली लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल एंड एयरक्राफ्ट के ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा, मींस ये वाला सबसेक्शन लग जाएगा, एंड बाकी जो भी अदर लीजिंग है तो वहां पे ये नहीं लगेगा, मींस आईटीसी अवेल हो जाएगा, ठीक है, आईटीसी अवेल हो जाएगा अदर जो भी लीजिंग है। उसके बाद और एक चीज है यहाँ पे सप्लाई ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट नॉट इंक्लूडेड इन दी टर्नओवर ऑफ दी कंप्यूटेशन ऑफ टर्नओवर। तो यहाँ पे आपका ये मेनली आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आपका रूल नंबर 42 एंड 43 ये आपके सिलेबस में हट गया है रूल नंबर, तो इसलिए ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका आईटीसी खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर के रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट है। तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में एक है डिम्ड रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे डिम्ड रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है, तो एक नया सेक्शन आया था 2 साल पहले, जहाँ पे सेक्शन तो नहीं था, वो नया कॉन्सेप्ट आया था, जहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर होता है कि वो चाहे तो यहाँ पे वो सस्पेंशन कर देता है, ठीक है, सस्पेंशन कर देगा। अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो वहां पे सस्पेंशन कर सकता है, एंड यहाँ पे अगर तो उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर को कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है, उसको कैंसिल करना पड़ेगा आपका रजिस्ट्रेशन। अगर वो कैंसिल नहीं करता है, एंड जो भी टैक्स पेयर अगर ऑल रिटर्न फाइल कर देता है, जितना भी ऑल पेंडिंग जो भी रिटर्न था अगर वो फाइल कर देता है, पेंडिंग रिटर्न अगर वो फाइल कर देता है, तो वहां पे हम मानेंगे कि उसका जो भी रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन हुआ था तो वो रिवोक हो जाएगा, ठीक है, वो रिवोक हो जाएगा, क्योंकि वो कैंसिल नहीं कर रहा है एंड ये सब रिटर्न भी फाइल कर रहा है। तो यहाँ पे हम डिम्ड रिवोकेशन लग जाएगा, मीन्स उसका जो भी रजिस्ट्रेशन वो रिवोकेशन हो जाएगा, डिम्ड रिवोकेशन हो जाएगा, ठीक है, अगर वो कैंसिल नहीं कर रहा है। वही बोला है, अगर कोई भी यहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन अगर वो रिटर्न नहीं फाइल करता है तो वहां पे रजिस्ट्रेशन हैज नॉट बीन कैंसल, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करता है प्रॉपर ऑफिसर, एंड द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वो क्या हो जाएगा, साल बी डीम टू बी रिवोक हो जाएगा। वो अगर फर्निश कर देता है ऑल पेंडिंग रिटर्न्स, अगर वो ऑल पेंडिंग रिटर्न अगर वो फाइल कर देता है तो वहां पे वो रिवोकेशन हो जाएगा उसका जो भी सस्पेंशन, ठीक है। उसके बाद कुछ केसेस था जहां पे कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर, जो कि सेक्शन नंबर 29 बताता है, जहां पे प्रॉपर ऑफिसर ओन मोशन में कैंसिल कर देता है रजिस्ट्रेशन। तो क्या क्या ग्राउंड था, बहुत सारा ग्राउंड था, बट उसमें एक ग्राउंड था अगर कोई भी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर जो कि सेक्शन नंबर 10 में डील करता है, तो वो अगर 3 पीरियड का रिटर्न अगर नहीं फाइल करता है, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर अगर 3 पीरियड का रिटर्न अगर नहीं फाइल करता है तो वहां पे उसका रिटर्न पहले कैंसिलेशन हो जाता था, बट अभी वो अमेंडमेंट होके आया है कि अगर उसका जो भी ड्यू डेट है, ड्यू डेट का 3 मंथ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अगर वो रिटर्न नहीं फाइल करता है, ठीक है, वो क्वार्टरली मेनली कॉम्पोजिशन डीलर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है, तो उसका जो भी क्वार्टरली रिटर्न का जो भी ड्यू डेट है, अगर वो ड्यू डेट कंप्लीट हो चुका है, अगर वो रिटर्न नहीं फाइल करता है, 3 मंथ हो गया है, तो वहां पे भी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, ठीक है। उसका ड्यू डेट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो ऑलरेडी ये 3 मंथ हो गया है, बट अगर यहाँ पे वो रिटर्न नहीं फाइल करता है तो वहां पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। और यहाँ पे भी था, अगर एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन वो अगर 6 टैक्स पीरियड का रिटर्न अगर नहीं फाइल करता है, 6 मंथली रिटर्न अगर नहीं फाइल करता है कंटिन्यूअसली, तो वहां पे भी कैंसिल हो जाता था रजिस्ट्रेशन। बट यहाँ पे एक अमेंडमेंट होके आया है कि वो अगर कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड अगर रिटर्न नहीं फाइल करता है तो वहां पे उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए। कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड क्या है, तो कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड मींस यहाँ पे अमेंडमेंट होके आया है, तो कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड मींस एक अगर कंपोजिशन डीलर अगर वो 2 टैक्स पीरियड नहीं, ये पहले नॉर्मल रजिस्ट्रेशन पर्सन है जो कि 6 टैक्स पीरियड का रिटर्न नहीं फाइल करता है मंथली, एंड एक कंपोजिशन टैक्स पेयर अगर वो 2 टैक्स पीरियड 2 क्वार्टरली रिटर्न अगर फाइल नहीं करता है, ठीक है। तो पहले तो अगर वो 3 मंथ हो गया है उसका ड्यू डेट से, अगर वो रिटर्न नहीं फाइल करता है तो वहां पे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों क्या बोल रहा है, अगर एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन 6 टैक्स पीरियड का रिटर्न नहीं फाइल करता है, अगर यहाँ पे कंपोजिशन डीलर अगर 2 टैक्स पीरियड का रिटर्न अगर नहीं फाइल करता है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये था आपका रजिस्ट्रेशन चैप्टर। उसके बाद चलो चलते हैं, आपका आ जाएगा टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट, टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट। तो यहाँ पे आपका ई इनवॉइस का जो भी लिमिट था वो 20 करोड़ था, अभी वो 10 करोड़ हो गया है, ठीक है। तो मेनली ई इनवॉइस एक इशू करना पड़ेगा, एक रजिस्टर्ड पर्सन ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, अगर ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा अगर वो B2B बिजनेस करता है, मीन्स रजिस्टर्ड पर्सन को अगर वो सप्लाई करेगा तो वहां पे वो जो भी ट्रांजैक्शन अगर टर्नओवर अगर 20 करोड़ से ज्यादा होता है तो उसको एक ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ठीक है, ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। बट अभी वो जो 20 करोड़ का लिमिट वो रिड्यूस होके आ गया है, कितना 10 करोड़ हो गया है, ठीक है, 10 करोड़ से अगर ज्यादा होगा
एंड ये डेट कहाँ से होगा, 17-18 फाइनेंशियल ईयर से 21 एंड 22 तक एक्सीड हो जाएगा। अगर 10 करोड़ से ज्यादा तो उसको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, जो भी वो रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है, ठीक है। ये था। उसके बाद यहाँ पे भी क्रेडिट नोट जो मैक्सिमम टाइम लिमिट था फॉर इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट, तो वहां पे था अक्टूबर 20 और आपका फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट ईयर था, तो वहां पे भी अक्टूबर 20 हो गया है 30 नवंबर, ठीक है। तो पहले था अक्टूबर 20 ऑफ नेक्स्ट ईयर और था December 31 जो कि था फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ठीक है। फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच ये जो December 20 में फाइलिंग करते हैं नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर था। तो यहाँ पे ये जो अक्टूबर 20 ऑफ नेक्स्ट ईयर वो अमेंड होके हो गया है कि आपका नवंबर 30 वहां पे भी था क्रेडिट नोट आप मैक्सिमम इशू कर सकते हैं, वही डेट था, यहाँ पे भी वही डेट आ गया है, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे वही अमेंडमेंट आया है ये वाला। तो मैक्सिमम है 30 नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर एंड आपका नेक्स्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे आपका पहला अमेंडमेंट खत्म हो जाता है, पहला नहीं दूसरा। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट है। तो नेक्स्ट अमेंडमेंट है, तो यहाँ पे एक इंसर्शन एक न्यू क्लॉज हुआ है जो कि टैक्स इनवॉइस में एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कोई भी पर्सन को, अगर वो ई इनवॉइस नहीं इशू करता है, उसका जो भी टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा है बट वो यहाँ पे ई इनवॉइस इशू नहीं कर रहा है, तो उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आई और वी ईयर बाय डिक्लेयर दैट दो आवर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो रहा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 से 21-22 तक वो एक्सीड हो रहा है 10 करोड़ है, बट ये सेक्शन की वजह से हम पेमेंट नहीं करें। जैसे यहाँ पे ई इनवॉइस में एक्सेप्शन है, अगर एक्सपोर्ट करेंगे या एसीजेड आपका डेवलपर अगर होगा तो वहां पे नहीं लगता है, ये वाला ई इनवॉइस नहीं लगता है। अगर आप एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है बट आप ई इनवॉइस नहीं इशू कर रहे हैं तो वहां पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हम यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर हमारा एक्सीड हो रहा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, बट आज पर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन वी डज नॉट रिक्वायर सच टाइप ऑफ ई इनवॉइस, ठीक है, वहां पे एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये खत्म हो जाता है। उसका चलो चलते हैं पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर, ठीक है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर, तो आ जाइए पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर। तो यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट लग जाएगा फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, जो कि सेक्शन नंबर 50 में इंटरेस्ट लग जाता है। तो नॉर्मल सिचुएशन में इंटरेस्ट 18% लग जाता है, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में इंटरेस्ट 18% लग जाता है। अगर आप टैक्स विभाजन करेंगे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आप मीन्स घटाएंगे एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा आप क्लेम करेंगे, तो वहां पे आपको 24% लग जाएगा, ठीक है, 24% लग जाएगा। तो यहाँ पे जो भी प्रोविजन था सेम है, बट यहाँ पे जो सबसेक्शन 3 था उसको वो काट दिया है, एक नया आ गया है वही वाला, वेयर द इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अगर आप हेल्ड करते हैं या यूटिलाइज करते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, जो भी रॉन्गली अपहेल करता है या यूटिलाइज करता है तो उसको 24% देना पड़ेगा, ठीक है, 24% देना पड़ेगा। एंड वो कैलकुलेट कैसे होगा, तो नीचे दिया हुआ है कैसे हम इंटरेस्ट यहाँ पे 24% या 18% कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो नीचे आ गया है पूरा सर्कुलर, यहाँ पे हम देखेंगे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो उसके लिए चलो चलते हैं। पहले यहाँ पे इंटरेस्ट दो जगह लगता है, ठीक है, नीचे आ जाइए, मैनर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट मेनली दो जगह लगता है, तो नीचे आ जाइए, मेरे साथ आप लोगों को भी लिखना पड़ेगा, मेरे सामने वो नोट है, तो आ जाइए, ये वाला नोट मेरे सामने आ गया है। तो इंटरेस्ट यहाँ पे दो सिचुएशन में लगेगा, इंटरेस्ट यहाँ पे दो सिचुएशन में लगता है, आप भी लिख लीजिए दो सिचुएशन, जो कि सेक्शन नंबर 50 में लगता है दो सिचुएशन में। पहला सिचुएशन है यहाँ पे, पहला सिचुएशन है कि यहाँ पे आप पेमेंट करते हैं, डिले करते हैं पेमेंट में, डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, तो यहाँ पे डिले कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे रॉन्गली अपहेल कर रहे हैं, रॉन्गली अपहेल करते हैं, अपहेल एंड यूटिलाइज करते हैं आईटीसी, यूटिलाइज आईटीसी। तो यहाँ पे दो सिचुएशन है जहां पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो पहले डिले अगर करेंगे पेमेंट तो वहां पे इंटरेस्ट रेट तो मैंने लग जाएगा, यहाँ पे 18% लग जाएगा, यहाँ पे भी 18% एंड यहाँ पे भी 18% लग जाएगा। इसको छोड़कर जो भी अलग रहेगा तो वहां पे 24% लग जाएगा, बट ये दोनों सिचुएशन में 18% टैक्स रहेगा। तो यहाँ पे पीरियड क्या रहेगा, डिले अगर करेंगे तो वहां पे पीरियड क्या रहेगा, पीरियड यहाँ पे रहेगा, पहले पीरियड क्या रहेगा यहाँ पे डिले के लिए, तो पीरियड यहाँ पे रहेगा जब है ड्यू डेट, आप लेट में पेमेंट करते हैं, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टिल एक्चुअल पेमेंट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टिल एक्चुअल पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट जब ड्यू डेट था बट आप एक्चुअल पेमेंट कर रहे हैं तो उस दिन जो भी लेट में पेमेंट किया उसके लिए आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। एंड यहाँ पे है आपको पीरियड ऑफ इंटरेस्ट कब तक लगेगा, जब आईटीसी आप रॉन्गली अपहेल करते हैं, ठीक है, आईटीसी रॉन्गली मेनली यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइज
जिस दिन से कर रहे हैं रॉन्गली टिल पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है, जब आप पेमेंट कर रहे हैं टैक्सेस तब तक आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, जो कि रहेगा 18%। उसके बाद है यहाँ पे अमाउंट क्या रहेगा, ठीक है, अमाउंट क्या रहेगा, तो अमाउंट यहाँ पे रहेगा, अमाउंट यहाँ पे दो दो सिचुएशन आ जाएगा, ठीक है, अमाउंट के लिए यहाँ पे दो दो सिचुएशन आ जाएगा अमाउंट के लिए। पहले तो आप टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, टैक्स पेड कर रहे हैं, बट फाइल कर रहे हैं लेट में, जीएसटीआर 3B फाइल आफ्टर ड्यू डेट, आप फाइल कर रहे हैं, तो वहां पे कौन सा अमाउंट के ऊपर कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा सिचुएशन है कि आप टैक्स लेट में फाइल कर रहे हैं, टैक्स लेटली पेड, ठीक है, यहाँ पे टैक्स लेट में पेड कर रहे हैं आफ्टर फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B फाइल करने के बाद आप टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका लग जाएगा कौन सा अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे आपका कौन सा अमाउंट के ऊपर, जो भी अमाउंट है इन दी, कहां पे है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, ठीक है, अमाउंट इन दी ई कैश लेजर में जो भी अमाउंट है, एंड यहाँ पे आपको इंटरेस्ट लग जाएगा जो भी अमाउंट है, अमाउंट इन दी बोथ ई कैश एंड ई क्रेडिट लेजर। तो यहाँ पे उसी अमाउंट के ऊपर लग जाएगा, ठीक है, उसी अमाउंट के ऊपर लग जाएगा, एंड यहाँ पे अगर रॉन्गली अगर आप यूटिलाइज करते हैं तो यहाँ पे कौन सा अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा मेनली, तो इंटरेस्ट लग जाएगा कौन सा अमाउंट, यहाँ पे अगर देखेंगे अमाउंट है, लिख लेते हैं, तो ये मेनली जो भी अमाउंट है आप रॉन्गली यूटिलाइज किए हैं, ठीक है, रॉन्गली यूटिलाइज अमाउंट, तो रॉन्गली यूटिलाइज अमाउंट के ऊपर आपका लग जाएगा इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट यहाँ पे अमाउंट पता चल गया, इंटरेस्ट भी यहाँ पे पता चल गया है 18% एंड यहाँ पीरियड भी पता चल गया है, ठीक है, तो तीनों पता चल गया है, तो आपको अभी यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट मेनली कैसे कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे ये दो एक्सेप्शनल सिचुएशन जहाँ पे आप अगर डिले करते हैं पेमेंट में, दूसरा है अगर आप रॉन्गली यूटिलाइज करते हैं आईटी, तो यहाँ पे 18% लगेगा टैक्स, एंड ड्यू डेट क्या रहेगा, जो भी पीरियड रहेगा ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टिल द एक्चुअल पेमेंट, एंड यहाँ पे आईटी से रॉन्गली अगर यूटिलाइज करते हैं टिल द डेट ऑफ पेमेंट और रिवर्स जो भी होगा। उसके बाद अमाउंट क्या रहेगा, अगर टैक्स पेड कर देते हैं बट जीएसटीआर फाइल करते हैं लेट में, तो वहां पे जो भी अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में है उसी अमाउंट के ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे अगर टैक्स पेमेंट लेटली पेड करते हैं, ठीक है, टैक्स पेड लेटली यहाँ पे है, टैक्स मेनली लेटली पेड है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे अगर होगा टैक्स अगर लेटली पेड करते हैं तो वहां पे मेनली इलेक्ट्रॉनिक जो भी कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर दोनों मिलाकर जो भी अमाउंट रहेगा उसके ऊपर लगेगा, एंड यहाँ पे अगर रॉन्गली यूटिलाइज करते हैं तो वहां पे रॉन्गली यूटिलाइज अमाउंट के ऊपर यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है, रॉन्गली यूटिलाइज अमाउंट के ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये जो पॉइंट सब दिया है इसको आप मत पढ़िए, जो भी मैं लिखवाया हूँ उसको ही आप रेफर कर लीजिए, तो आपके लिए इजी रहेगा, ये जो पॉइंट बहुत ज्यादा ही दिया है। तो उसके बाद चलो चलते हैं, रिक्रेडिट ऑफ यूरोनियस रिफंड इन दी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये मेनली आपका एक्सपोर्ट के बारे में दिया है, तो आपको यहाँ पे इसको भी इग्नोर कर दीजिए क्योंकि आपका ये रिफंड चैप्टर के रिलेटेड है, ठीक है, रिफंड चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको आप इग्नोर करिए, रिफंड चैप्टर है तो इसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद चलो यहाँ पे जो हम मेनली डिपोजिट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, ठीक है, डिपोजिट जो करते हैं मोड ऑफ डिपोजिट इन दी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तो कैसे हम डिपोजिट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, तो वहां पे पहले तो था इंटरनेट बैंकिंग, दूसरा था क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या आरटीजीएस जो कि है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी, आरटीजीएस था, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एनईएफटी एंड आरटीजीएस था, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट था, एंड यहाँ पे ओवर द काउंटर भी था, मैक्सिमम आप 10,000 तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक अकाउंटर में, बट यहाँ पे दो नया ऑप्शन भी आ गया है, वहां पे आप पेमेंट कर सकते हैं। पहला है आपका यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, उसमें आप भी
यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। एंड दूसरा है कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS के थ्रू भी आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI एंड IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज के थ्रू भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। तो ये था। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है एडजस्टमेंट बिटवीन माइनर एंड मेजर हेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या कैश लेजर मेनली है बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। तो यहाँ पे पहले तो माइनर जो भी हेडिंग एंड मेजर हेड के बिटवीन आप पहले एडजस्टमेंट हो जाता था, माइनर हेड एंड मेजर हेड। यहाँ पे एक नया पॉइंट डाल दिया है कि आप एक डिस्टिंक्ट पर्सन, आपका जो भी रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन, उसको भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, उसको भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जो भी माइनर हेड का जो भी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी आप ट्रांसफर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, ठीक है। यह है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का जो भी माइनर या मेजर हेड से आप ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको एक रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट दे दिया है। तो आपका अगर रिलेटिव यहाँ पे ABC लिमिटेड का दो ब्रांच है A एंड B, तो A यहाँ पे B को ट्रांसफर कर सकता है, जो भी उसका माइनर मेजर हेड में जो भी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी है वो ट्रांसफर कर सकता है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, वो ट्रांसफर कर सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। जो भी IGST CGST सब कुछ वो ट्रांसफर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पे ट्रांसफर A नहीं कर पाएगा, A नहीं ट्रांसफर कर पाएगा अगर वो जो A अगर रजिस्टर्ड पर्सन अगर वो अनपेड किया है लाइबिलिटी इन दी इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, अगर यहाँ पे वो कोई भी लाइबिलिटी अगर पेमेंट नहीं किया है, अगर वो खुद का ही पेमेंट नहीं कर रहा है, कैसे ट्रांसफर करेगा? तो ये अगर कोई भी लाइबिलिटी अगर नहीं पेमेंट किया है तो वहां पे वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। लाइबिलिटी अगर नॉट पेड है तो वहां पे वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, ठीक है, वहां पे वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा अमेंडमेंट है जो कि है अमेंडमेंट इन दी सेक्शन नंबर 49 है, जो कि पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी एंड अदर अमाउंट। तो यहाँ पे मेनली अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन नंबर 49 में, जहां पे बता रहा है कि यहाँ पे पेमेंट जब हम करेंगे टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी किससे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, तो यहाँ पे हम पेमेंट कर सकते हैं, मीन्स यूटिलाइजेशन क्रॉस यूटिलाइजेशन कर सकते हैं माइनर एंड मेजर हेड के साथ। बट वहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है, ठीक है, सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन है, कुछ नहीं मेनली ये रेस्ट्रिक्शन वर्ड डाल दिया है जो कि आपका बाद में आएगा, प्रेस्क्राइब होगा। बट अभी तक कुछ भी प्रेस्क्राइब नहीं हुआ है, एंड वो अगर भी प्रेस्क्राइब होगा आपके फाइनल लेवल के लिए इंपोर्टेंट है। ये वाला सेक्शन कुछ भी यहाँ पे मेजर चेंजेस नहीं आया है। यहाँ पे दो क्लारिफिकेशन है, इसको देख लेते हैं। 2-3 क्लारिफिकेशन है, जैसे क्लारिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर टैक्स एंड अदर लाइबिलिटी। तो यहाँ पे कैसे हम यूटिलाइजेशन करेंगे जो भी अमाउंट है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर में। पहला है whether the amount available in the electronic credit ledger can be used for making payment of any tax under GST law। तो जो भी यहाँ पे बता रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं क्या, कोई भी अदर टैक्स के लिए, ठीक है, GST लॉ में जो भी पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए ही हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हम पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए यूटिलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट टैक्स को यूटिलाइज करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी क्रेडिट अमाउंट है उसको यूटिलाइज करेंगे। बट यहाँ पे आपका रिवर्स चार्ज में जो भी टैक्स पेबल है उसके लिए हम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स विच इज पेबल अंडर RCM के लिए हम यहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। RCM में पेमेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला क्लैरिफिकेशन देखते हैं जो कि है whether the amount available in the electronic credit ledger can be used for making payment of any liability other than tax। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है उसको हम यूटिलाइजेशन करेंगे क्या, टैक्स को छोड़कर अदर जो भी लाइबिलिटी है, जैसे आपका पेनल्टी फी एंड इंटरेस्ट के लिए यूटिलाइज कर पाएंगे क्या? नहीं। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ओनली आपका यूज होगा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के लिए, ओनली टैक्स के लिए यूटिलाइज होगा, अदर अमाउंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूज फॉर मेकिंग ओनली आउटपुट टैक्स ओनली, ठीक है, आउटपुट टैक्स को यूटिलाइज करने के लिए। एंड ये यूटिलाइज नहीं हो पाएगा फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एनी इंटरेस्ट फी पेनल्टी के लिए यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूटिलाइज नहीं हो पाएगा फॉर पेमेंट ऑफ इरोनियस रिफंड, जो कि आपका रिफंड चैप्टर में है, जहाँ पे कैश में ऑलरेडी दिया होगा, तो इसको इग्नोर करिए। ये ओनली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ओनली आउटपुट टैक्स के लिए यूटिलाइज होगा, एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आपका अदर जो भी लाइबिलिटी है यहाँ पे वही दिया है। whether amount available in the electronic credit ledger can be used, कैश लेजर है सॉरी, यहाँ पे पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी, तो यहाँ पे हाँ पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी के लिए वो यूटिलाइज हो सकता है। ये ऑल इन वन है, इसमें आप टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी के लिए वो अदर अमाउंट के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है। तो ये था आपका कुछ क्लैरिफिकेशन है जो भी हम ऑलरेडी पढ़ के आए थे। एंड यहाँ पे TCS रिटर्न का रेक्टिफिकेशन कब तक कर सकते हैं, तो TCS रिटर्न आपका सिलेबस में नहीं है, TCS नहीं है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद है रिटर्न चैप्टर आ जाता है। तो रिटर्न चैप्टर है फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई। सेक्शन नंबर 37 में हम मेनली फर्निशिंग ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेनली फर्निश करते हैं। तो यहाँ पे सबसेक्शन 1 में बता रहा है जो भी हमारा नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेबल एंड पर्सन पेइंग
अंडर कंपोजिशन स्कीम एंड टीडीएस टीसीएस, इसको छोड़कर जो भी नॉर्मल पर्सन है वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेंगे ये जो रिटर्न, ठीक है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे मेनली वही इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेगा एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, वो कंडीशन जो भी प्रेस्क्राइब करेंगे इन सच फॉर्म एंड मैनर आज में भी प्रेस्क्राइब एंड द डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ इफेक्टिंग ड्यूरिंग ए टैक्स पेयर ऑन और बिफोर द 10th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ पीरियड एंड सच डिटेल शैल बी कम्युनिकेटेड वाला पॉइंट को हटा दिया है, ठीक है, कम्युनिकेटेड वाला पॉइंट को हटा दिया है। तो यहाँ पे बोल दिया है कि शैल बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन विद इन सच टाइम इन सच मैनर आज में भी प्रेस्क्राइब बी कम्युनिकेटेड टू द रेसिपिएंट ऑफ द सेट सप्लाई। तो यहाँ पे मेनली बोल रहा है कि मेनली यहाँ पे वो जो रजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर है वो मेनली क्या करेगा, जीएसटीआर 1 में वो सेक्शन नंबर 37 में फाइल करेगा जो भी सब सेल किया है, सप्लाई किया है, मींस आउटवर्ड सप्लाई किया है, वो रेसिपिएंट को सब कम्युनिकेट करेगा एंड कुछ कंडीशन यहाँ पे बता दिया, कंडीशन क्या है नहीं बताया, कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन जो भी होगा उसको मानकर वो सब कम्युनिकेट करेगा वही बता दिया है, ठीक है। एंड वो कम्युनिकेट करने का जो भी टाइम पीरियड पहले था नेक्स्ट मंथ का 10 तारीख तक वो कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो पॉइंट था कि जो रेस्ट्रिक्शन था कि मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसे रेस्ट्रिक्शन था, अगर देखेंगे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये था अप्रैल मंथ के लिए ये मई मंथ का 10 तारीख तक वो मेनली क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। ये मई मंथ का 10 तारीख तक वो कम्युनिकेट करता है सप्लायर। उसके बाद 11 से 15 तक वो कुछ भी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाता था सप्लायर, क्योंकि ये जो 11 से 15 तक था जीएसटीआर 2 जो कि है आपका रेसिपिएंट के लिए रेक्टिफिकेशन करने के लिए, जीएसटीआर 2 था रेसिपिएंट के लिए। बट यहाँ पे ये जो रेक्टिफिकेशन पीरियड वो हटा दिया है, 11 से 15 जो भी रेस्ट्रिक्शन पीरियड था उसको वो हटा दिया है। यहाँ पे ये दोनों रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करने के लिए कोई भी यहाँ पे जो भी रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला है, तो वो जो रेस्ट्रिक्शन पीरियड है उसको हटा दिया है। तो रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज 11 डे टू 15 डे तक, वो जो पीरियड को वहां पे वो मेनली सप्लायर आउटवर्ड सप्लाई को वो भर नहीं सकता था, बट अभी वो हटा दिया है, अभी वो भर सकता है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वो सब कुछ वहां पे डाल सकता है, 11 से 15 तक सब कुछ डाल सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइडेड फर्दर दैट यहाँ पे एक लगा दिया है कंडीशन दिया है कमिश्नर वो रीजन टू बी रिकॉर्डेड वो राइटिंग बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंडेड टाइम लिमिट। तो वहां पे कंडीशन जो भी था वहां पे कमिश्नर चाहे तो उसको एक्सटेंड कर सकता है कि जो कंडीशन था 10 तारीख तक, नेक्स्ट मंथ का 10 तारीख तक जो भी कंडीशन था ये पीरियड को वो कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है। ये जो 10 तारीख था ये 10 तारीख को कमिश्नर अगर चाहेगा तो वहां पे वो एक्सटेंड कर सकता है, अगर कोई भी पीरियड में चाहेगा। वहां पे जो भी था यहाँ पे ओनली ये प्रोवाइडेड फर्दर दैट एंड प्रोवाइडेड दैट, ये प्रोवाइड जो मेनली दोनों ऐड कर दिया है और नया कुछ भी नहीं किया है, ये प्रोवाइड जो दोनों ऐड कर दिया है। प्रोवाइड जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑलरेडी था, बट प्रोवाइड जो पॉइंट वो मेनली डाल दिया है नया पॉइंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में था यहाँ पे वो जो था सेकंड पॉइंट में था कि यहाँ पे जो भी डिटेल्स रजिस्टर्ड पर्सन उसको कम्युनिकेट करना पड़ता था, सेक्शन नंबर 38 में उसको कम्युनिकेट करना पड़ता था, इनवर्ट सप्लाईज डालना पड़ता था सेक्शन नंबर 38, बट वो कम्युनिकेशन वाला पॉइंट को वो हटा दिया है, ठीक है, पूरा वो सब सेक्शन को हटा दिया है। अभी एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज फर्निश्ड एनी टैक्स पीरियड, यहाँ पे ऑन मैच वाला पॉइंट भी हटा दिया क्योंकि सेक्शन नंबर 42, 43 अभी वो हट गया है, क्योंकि सेक्शन नंबर 42, 43 मेनली मैचिंग के लिए कॉन्सेप्ट था जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, एंड उसको भी वो हटा दिया है, यहाँ पे वो दे दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली वो कम्युनिकेट कर देगा, यहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं रहेगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये वाला पॉइंट हटा दिया, ये वाला फ्यू सेक्शन वो हट गया है, सेक्शन नंबर 42, 43 एंड 43A जो कि नया वाला आया था वो हट गया है। तो ये तीनों सेक्शन हट गया है क्योंकि अभी मैचिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको जो भी कम्युनिकेशन कर देना पड़ेगा किसको, ये जो सप्लायर एंड रेसिपिएंट अभी जब चाहे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये वाला सेक्शन अभी हट गया है, ठीक है, ये वाला सेक्शन हट गया है। तो इसलिए क्या होगा, अभी रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, वो अगर कोई भी एरर एंड ओमिशन होगा तो यहाँ पे वो एरर एंड ओमिशन वो रेक्टिफाई कर सकता है, ठीक है, एरर एंड ओमिशन वो रेक्टिफाई कर सकता है, कोई भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। यहाँ पे एरर एंड ओमिशन जब चाहे वो रेस्ट्रिक्शन था पहले उसको वो हटा दिया है, अभी वो एरर एंड ओमिशन कभी भी वो रजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर एंड रेसिपिएंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो एरर एंड ओमिशन मैक्सिमम क्या था, रेस्ट्रिक्शन जो भी था मैक्सिमम था आपका पहले था, क्या था पहले जो भी था 20 अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, और वही सेम डेट है जो आपका दूसरा है 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर व्हिच एवर इज अर्लियर वाला पॉइंट था, बट अभी ये वाला पॉइंट काट दिया है, वो भी अमेंडमेंट हो गया है जो कि है 13 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, और आपका 35 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर व्हिच एवर इज अर्लियर, ये वाला कंडीशन अभी डाल दिया है, ठीक है, यहाँ पे वो डाल दिया है अमेंडमेंट होके, मींस यहाँ पे एरर एंड ओमिशन कर सकते हैं मैक्सिमम कहाँ पे, आपका जीएसटीआर 1 एंड 2 में भी कर सकते हैं मैक्सिमम नेक्स्ट ईयर का 13 नवंबर और आपका दिसंबर 35 तक यहाँ पे वो एरर एंड ओमिशन रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गुड एक रजिस्टर्ड पर्सन को जो भी सप्लायर है वो उसको अलाउड नहीं होगा डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई भरने के लिए, ठीक है, डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई भरने के लिए फॉर ए टैक्स पीरियड, अगर वो प्रीवियस टैक्स पीरियड का अगर वो डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई अगर नहीं भरा है, मींस प्रीवियस मंथ का अगर वो
आउटवर्ड सप्लाई मीन सेल्स अगर नहीं भरा है जीएसटी 1 में तो करेंट टैक्स पीरियड में उसको नहीं भरने देंगे, ठीक है, उसको नहीं भरने देंगे। करेंट जो भी टैक्स पीरियड का, करेंट मंथ का जो भी डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई नहीं भरने देंगे। पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड का रिटर्न उसको भरने देंगे, उसके बाद वो करेंट टैक्स पीरियड का रिटर्न भरने के लिए मिलेगा। बट यहाँ पे गवर्नमेंट वही है, वो रिकमेंडेशन ऑन द जीएसटी काउंसिल में बाय नोटिफिकेशन सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन, वो चाहे तो कुछ रजिस्टर्ड पर्सन को वो अलाउ कर सकता है, अगर भी वो प्रीवियस टैक्स पीरियड का अगर वो आउटवर्ड सप्लाई डिटेल्स नहीं भरा है तो भी ये करेंट टैक्स पीरियड का उसको अलाउ कर देंगे, ठीक है। अगर गवर्नमेंट चाहेगा तो वहां पे अलाउ कर देंगे। बट मेनली क्या होता है, नॉर्मली वो अगर कोई भी टैक्स पीरियड, अगर प्रीवियस टैक्स पीरियड का अगर आउटपुट डिटेल्स अगर नहीं भरा है तो वहां पे करेंट टैक्स पीरियड के लिए आउटवर्ड डिटेल्स भरने नहीं देंगे, ठीक है। बट गवर्नमेंट अगर चाहेगा तो वहां पे अलाउ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 38 एक नया सेक्शन आया है जो कि पूरा अमेंड हो गया है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन मेनली करता है डिटेल्स ऑफ द इनवर्ड सप्लाईज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पे मेनली रेसिपिएंट यहाँ पे कम्युनिकेट करता है, ठीक है। यहाँ पे रेसिपिएंट के लिए ये वाला सेक्शन है जहाँ पे रेसिपिएंट वो कम्युनिकेट करेगा। रेसिपिएंट कम्युनिकेट करेगा किसको, सप्लायर को, जो भी सब वो परचेज किया है वो सब कम्युनिकेट करेगा। सेक्शन नंबर 37 है सप्लायर कम्युनिकेट करेगा, बट 38 है रेसिपिएंट कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिपिएंट क्या क्या कम्युनिकेट करेगा, जो भी सब डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज furnished by the registered person under subsection 1 of the section number 37 and such other supplies as may be prescribed and an auto-generated statement containing the details of the input tax credit shall be made available electronically to the recipient। तो यहाँ पे वो एक जो भी डिटेल्स फर्निश किया था तो उसको वो क्या करेगा, उसको वो फर्निश करेगा, कन्फर्म करेगा, ठीक है। जो भी डिटेल्स ऑफ सप्लाई भरा था आउटवर्ड सप्लाई उसको वो क्या करेगा, यहाँ पे कन्फर्म करेगा। दूसरा यहाँ पे एक स्टेटमेंट भरेगा, स्टेटमेंट जो कि ऑटो जेनरेटेड स्टेटमेंट भरेगा। ऑटो जेनरेटेड स्टेटमेंट जहां पे रहेगा जो भी सब इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिटेल्स सब रहेगा, ठीक है। एक ऑटो जेनरेटेड स्टेटमेंट एक भरेगा, कौन, रेसिपिएंट। ऑटो जेनरेटेड स्टेटमेंट एक भरेगा जिसमें डिटेल्स रहेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि अवेलेबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये जो स्टेटमेंट में, ऑटो जेनरेटेड स्टेटमेंट में क्या क्या रहेगा, मेनली ऑटो जेनरेटेड स्टेटमेंट में क्या क्या रहेगा, पहले तो जो भी सब वो परचेज किया है, डिटेल्स ऑफ द इनवर्ड सप्लाई जो भी सब परचेज किया है, ऑन व्हिच क्रेडिट कितना अवेलेबल उसको होता है, ठीक है। जितना परचेज किया है उस बेसिस में उसको कितना क्रेडिट अवेलेबल होता है, प्लस कितना रहेगा। अगर कहाँ पे भी क्रेडिट नहीं मिलता है तो उसको भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्रेडिट नहीं मिलता है तो उसको दिखाना पड़ेगा। क्रेडिट फुल्ली या पार्टली अगर नहीं मिलता है तो उसको दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएगा, पॉइंट आई में दिया है कि रजिस्टर पर्सन वो रजिस्टर हुआ है कोई भी टैक्स पीरियड, कौन सा टैक्स पीरियड के लिए उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे टैक्स पीरियड के लिए नहीं मिल रहा है, कौन सा टैक्स पीरियड के लिए, कोई भी टैक्स पीरियड के लिए अगर उसको नहीं मिल रहा है आईटीसी तो उसको दिखाना पड़ेगा पहला पॉइंट में। उसके बाद अगर वो डिफॉल्ट कर रहा है, अगर कोई भी रेसिपिएंट यहाँ पे अगर डिफॉल्ट कर रहा है पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है, अगर वो डिफॉल्ट कर रहा है पेमेंट ऑफ टैक्स तो यहाँ पे जितना पेड कर रहा है, एक्चुअली यहाँ पे आउटपुट टैक्स जितना भी पेड कर रहा है उससे वो एक्सीड कर रहा है आउटपुट टैक्स पेबल कितना होना था, मीन्स जितना उसके पास पेमेंट करना था बट वो कम पेमेंट अगर किया है। एक्सीड मीन्स यहाँ पे आउटपुट टैक्स कम पेमेंट किया है जितना आउटपुट टैक्स पेमेंट करना था, ठीक है। आउटपुट टैक्स पेबल से ये आउटपुट टैक्स कम पेमेंट किया है, ठीक है, कम पेमेंट किया है, इसको हम लेस लिख लेते हैं, ठीक है। लेस देन जितना आउटपुट टैक्स पेमेंट करना था, ठीक है, जितना पेमेंट करना था उससे वो कम अगर पेमेंट किया है। पहले तो वो कौन सा टैक्स पीरियड के लिए यहाँ पे जो आईटीसी ले रहा है उसको दिखाना पड़ेगा। दूसरा है वो अगर डिफॉल्ट कर रहा है पेमेंट ऑफ टैक्स में, उसके बाद जितना आउटपुट टैक्स देना था उससे अगर वो आउटपुट टैक्स कम देता है, उसके बाद जितना आईटीसी क्लेम करना चाहिए था उससे अगर वो ज्यादा यहाँ पे क्लेम कर देता है, अवेल कर देता है, मीन्स यूटिलाइज कर देता है, उसको भी दिखाना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो डिफॉल्ट कर रहा है पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी में, अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा। लास्ट है यहाँ पे अदर जो भी कंडीशन सब कुछ दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या क्या दिखाना पड़ेगा, पहले तो वो कितना आईटीसी उसको मिल रहा है उसको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे वो क्या क्या यहाँ पे रिसीव किया है उसको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑटो जेनरेटेड स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। ऑटो जेनरेटेड स्टेटमेंट में क्या रहेगा, कितना क्रेडिट अवेलेबल है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में कितना क्रेडिट अवेलेबल नहीं हुआ है पार्टली या फुल्ली, तो उसका रीजन मीन्स कौन सा टैक्स पीरियड के लिए उसको नहीं मिल रहा है। उसके बाद अगर वो डिफॉल्ट कर रहा है पेमेंट ऑफ टैक्स में, उसके बाद अगर उसका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जितना था अगर वो कम पेमेंट कर रहा है, या आईटीसी अगर जितना था अगर वो ज्यादा क्लेम कर रहा है। उसके बाद अगर यहाँ पे वो अगर डिफॉल्ट कर रहा है डिस्चार्जिंग हिज टैक्स लायबिलिटी में, अगर पेमेंट करने में अगर डिफॉल्ट करता है या अदर कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो एक ऑटो जेनरेटेड स्टेटमेंट या जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ऑटो जेनरेटेड स्टेटमेंट एक जनरेट हो जाएगा। ये हो गया सेक्शन नंबर 38। उसके बाद सेक्शन नंबर 38 की वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंशनल अमेंडमेंट आ जाता है अदर प्रोविजन में, ठीक है। सेक्शन नंबर 38 की वजह से कॉन्सिक्वेंशनल प्रोविजन यहाँ पे अमेंड हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक कम्युनिकेट करना पड़ता है जीएसटीआर 2 एंड जीएसटीआर 2B में, किसको, सप्लायर को कम्युनिकेट करना पड़ता था पहले, बट अभी जो 2 वे कम्युनिकेशन करना पड़ता था, बट अभी जीएसटीआर 2 वाला पॉइंट हट गया है। अभी ओनली जीएसटीआर 2B में वो कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। ओनली यहाँ पे जीएसटीआर 2B में वो अभी कम्युनिकेट करेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो जीएसटी प्रैक्टिशनर सेक्शन नंबर 48 में देखे थे तो वहां पे भी
अमेंडमेंट आ गया तो वहां पे उसका पावर था कि वो भर सकता था सेक्शन नंबर 38 में जो भी रिटर्न सब डिटेल्स ऑफ दी इनवर्ट सप्लाई वो भर सकता था, बट अभी वो नहीं भर पाएगा। ठीक है, अभी देयरफॉर जीएसटी प्रैक्टिशनर आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनी स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ट सप्लाई। तो यहाँ पे उसके पास पावर नहीं है कि वो डिटेल्स ऑफ द इनवर्ट सप्लाई जो भर पाएगा, उसके पास पावर नहीं है, वो हट गया है। ठीक है, उसके बाद कॉन्सिक्वेंशनल अमेंडमेंट सेक्शन नंबर 47 जो कि है लेट फी के लिए है, तो वहां पे भी लेट फी अभी नहीं लगेगा, क्योंकि लेट फी यहाँ पे तो वो ऑटोमेटिकली भर जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, तो यहाँ पे लेट फी भी नहीं लगेगा। अगर सेक्शन नंबर 38 में आप लेट में फाइल करते हैं तो भी यहाँ पे लेट फी नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड बन जाएगा। ठीक है, ऑटो जनरेटेड बन जाएगा। तो ये था। ठीक है, इतना इंपोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है फर्निशिंग ऑफ रिटर्न सेक्शन नंबर 39 में यहाँ पे एक चेंजेस आया है, जो कि फर्निशिंग ऑफ रिटर्न में सबसेक्शन 5 में था एक नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मेनली नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को, तो वहां पे उसके लिए क्या था कि वो क्या भरेगा, रिटर्न कब तक वो भरेगा। ठीक है, रिटर्न कब तक भरेगा, तो वहां पे दो डेट था। दो डेट क्या था, पहला डेट था जो भी उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो भी डेट था, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डेट आफ्टर 7 डेज, जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डेट है उसका आफ्टर 7 डेज एक डेट था, 7 डेज था, जो भी सर्टिफिकेट में डेट था उससे 7 डेज वो एक डेट था। दूसरा डेट था कि नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख उसको रिटर्न फाइल करना पड़ता था, नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख। ठीक है, नेक्स्ट मंथ 20 तारीख को which was earlier था, बट ये जो डेट है अभी वो अमेंड हो गया है, नेक्स्ट मंथ का अभी बन गया है 13th डे। ठीक है, 13th डे अभी बन गया है, 13th डे अभी बन गया है नेक्स्ट मंथ का, ये अमेंडमेंट हो गया। पहला जो भी था रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो भी डेट था उसका नेक्स्ट 7 डेज था, एंड दूसरा यहाँ पे जो था नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख था, वो चेंजेस हो गया है, जो कि नेक्स्ट मंथ का 13th डे, और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आफ्टर 7 डेज which was earlier यहाँ पे आ गया है। तो ये वाला अमेंडमेंट यही है, पहला है यही वाला अमेंडमेंट है। ठीक है, तो दो डेट जो भी था 7 डेज आफ्टर दी डे लास्ट डे ऑफ द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी था, और आपका 13 डे आफ्टर द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ which was earlier तब तक था। ठीक है, तब तक था ये वाला। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे एक प्रोविजन हट गया है। प्रोविजन क्या था कि जो भी डिटेल्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट टैक्स एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फर्निश रिटर्न एंड शैल पे टू टैक्स गवर्नमेंट टेकिंग इनटू अकाउंट द इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज गुड्स एंड सर्विसेज बोथ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड टैक्स पेबल एंड सच अदर पर्टिकुलर्स फॉर द मंथ एंड मैनर। यहाँ पे मैंने बोला है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करेगा, वो पॉइंट हट गया है क्योंकि उसको अभी पेमेंट ही करना पड़ेगा टैक्स। ठीक है, पेमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऐड हो गया है कि कितना पेमेंट करेगा, कैसे पेमेंट करेगा, वो वाला पॉइंट। तो यहाँ पे एवरी रजिस्टर्ड पर्सन उसको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट कैसे करेगा, तो गवर्नमेंट को वो पेमेंट करेगा आफ्टर कंसिडरिंग, क्या कंसिडर करेगा, जो भी अमाउंट इक्वल टू टैक्स, जितना भी टैक्स है इनवर्ड परचेज किया है एंड आउटवर्ड मीन सेल किया है, एंड जो भी यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल है, सब कुछ ये कंसिडर करके टैक्स अभी पेमेंट करेगा। पहले भी वो था, अभी भी ये वाला पॉइंट अभी भी है, बट यहाँ पे नया पॉइंट ऐड हुआ है ये वाला। अगर गवर्नमेंट भी यहाँ पे दूसरा कुछ अमाउंट बोलेगा तो ये अमाउंट भी देना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो यहाँ पे जो भी अमाउंट है वो सब टैक्स जितना अवेल किया है, आईटीसी जितना है, उसके बाद कितना परचेज किया है, कितना सेल किया है, उसको सब कंसिडर करके जितना भी टैक्स होगा वो पेमेंट करता था पहले, अभी भी पेमेंट करेगा। बट इन लिeu ऑफ अमाउंट अगर गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगा अदर कोई भी अमाउंट तो उसको भी उसको देना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट अगर अदर कोई भी अमाउंट यहाँ पे डिक्लेयर करेगा तो उस अमाउंट को देना पड़ेगा, मीन्स फाइन या पेनल्टी अगर लगा सकता है तो लगाएगा एंड उसको वो देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सबसेक्शन 9 में एक चेंजेस आया है। तो पहले कंडीशन था अगर कोई भी एरर या ओमिशन करेक्शन के लिए हमको सेक्शन नंबर 37, 38 पहले फॉलो करना पड़ता था, उसके बाद हम एरर ओमिशन करेक्ट कर पाते थे। बट यहाँ पे सेक्शन नंबर 37, सेक्शन नंबर 38 जो कि है सेक्शन नंबर 37 में सप्लायर यहाँ पे रेसिपिएंट को यहाँ पे कम्युनिकेट करता था, उसके बाद सेक्शन नंबर 38 में रेसिपिएंट कम्युनिकेट करता था सप्लायर को। बट वो वाला जो कंडीशन था पहले था कि पहले यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करेगा, उसके बाद वो जो भी रेक्टिफिकेशन चाहिए वो कर सकता है जीएसटी 3B में, क्योंकि सेक्शन नंबर 39 में। बट यहाँ पे वो हट गया है, ये डायरेक्टली अभी बोल रहा है कि जो भी यहाँ पे चेंजेस चाहिए आप डायरेक्टली चेंजेस कर सकते हैं, मीन्स रेस्ट्रिक्शन हटा दिया है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे हटा दिया है, एंड यहाँ पे वही है एरर ओमिशन मैक्सिमम कितना तक वो कर सकता है, वही वाला है 13th डे ऑफ नवंबर नेक्स्ट ईयर जो अमेंड होके हो गया है, और आपका 31 दिसंबर जो कि फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न का डे है, 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, और आपका 30 नवंबर हुई चवरी जालिया तब तक वो अमेंडमेंट कर सकता है, मीन्स एरर या ओमिशन कुछ भी यहाँ पे करेक्शन कर सकता है। ठीक है, करेक्शन कर सकता है। उसके बाद और क्या एक पॉइंट है कि यहाँ पे अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन वो शाल नॉट बी अलाउड टू फर्निश, उसको अलाउ नहीं करेंगे फर्निश करने के लिए डिटेल्स ऑफ दी जो भी रिटर्न है, रिटर्न अलाउ नहीं करेंगे अगर वो प्रीवियस टैक्स पीरियड का अगर आउटवर्ड डिटेल्स अगर नहीं भरा है। पहले पढ़ के आए थे यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे इस करेंट मंथ का आउटवर्ड डिटेल भरने के लिए, बट यहाँ पे बोल दिया है कि उसको रिटर्न भी नहीं भरने देंगे अगर वो प्रीवियस टैक्स पीरियड का प्रीवियस मंथ का अगर डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड
डिटेल्स अगर नहीं भरा है तो करंट टैक्स पीरियड का हम डिटेल्स भरने नहीं देंगे, ठीक है। करंट टैक्स पीरियड का डिटेल्स नहीं भरने देंगे अगर वो प्रीवियस टैक्स पीरियड का डिटेल्स अगर नहीं भरा है, ठीक है, डिटेल्स अगर नहीं भरा है। और यहाँ पे भी वही डाल दिया है, अगर गवर्नमेंट वो स्पेसिफाई करेगा कोई भी पर्सन को, रजिस्टर्ड पर्सन को डिरेक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल, तो वहां पे वो अलाउ कर सकता है कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को, वो भर सकता है इवन वो अगर प्रीवियस टैक्स पीरियड का आउटपुट जो भी आउटवर्ड डिटेल्स अगर नहीं भरा है तो भी यहाँ पे अलाउ कर सकता है गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे वही पॉइंट डाल दिया है। रिटर्न नहीं भर सकता है करंट मंथ का, एंड करंट मंथ का आउटवर्ड डिटेल भी नहीं भर सकता है अगर प्रीवियस टैक्स पीरियड का आउटवर्ड डिटेल अगर नहीं भरा है, ठीक है, आउटवर्ड डिटेल अगर नहीं भरा है। यहाँ पे लेट फी लग जाएगा जीएसटीआर 8 जो कि है टीसीएस रिटर्न के बारे में यहाँ पे दिया है, जो भी आपका सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए इसको इग्नोर करिए, इसको इग्नोर करिए, ये आपका सिलेबस में नहीं है। उसके बाद है ये लास्ट वाला है, अगर कोई भी पर्सन का, कोई भी टैक्स पेयर का अगर एवरेज एनुअल टर्नओवर, ठीक है, ये है एएटीओ ऑटो एवरेज एनुअल टर्नओवर अगर 2 करोड़ से कम है, ठीक है, अगर 2 करोड़ से कम है तो उसको जो भी फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा, जीएसटीआर 9 है, ठीक है, एग्जेम्पशन मिल जाता है। अगर कोई भी टैक्स पेयर का अगर एवरेज एनुअल टर्नओवर अगर 2 करोड़ से कम है तो उसको हम एग्जेम्पशन कर देंगे, जो आपका जीएसटीआर 9 है भरने से, ठीक है, उसको एग्जेम्पशन कर देंगे जो भी 2 करोड़ वाला है। अगर कोई भी टैक्स पेयर का एनुअल टर्नओवर अगर 2 करोड़ तक है तो वो एग्जेम्प्टेड बन जाएगा। एंड इसको आप इग्नोर करिए, ये वाला पॉइंट, पुराना वाला पॉइंट बोल रहा था कि वो पहले था और जो भी फाइनेंशियल ईयर 2021 तक वहां पे एग्जेम्पशन था, यहाँ पे भी एग्जेम्पशन वो एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है, इसको इग्नोर करिए। तो यहाँ पे आपका जितना भी सब अमेंडमेंट था सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। तो आपके पास टाइम भी नहीं है, तो इसलिए हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम टाइम दिए हैं, जहाँ पे इंपोर्टेंट अमेंडमेंट है वहां पे हम टाइम दिए हैं, तो आपका यहाँ पे पूरा अमेंडमेंट खत्म हो जाता है जीएसटी का। तो आप अच्छे से पढ़िए और हमारा जो भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सीए सत्यरंजन स्वाई, एंड इसका नोट आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप जल्दी जल्दी पढ़िए, इसके बाद आपको मिल जाएगा हमारा जो भी रिवीजन मैराथन मिल जाएगा। और एक बात है, आपको क्वेश्चन अगर आईसीआई का करना है तो वो हमारा यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, एंड उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, आईसीआई स्टडी मटेरियल पूरा सॉल्व हो जाएगा। और एक बात है, आप लोगों को लगेगा कि ये जो आईसीआई का मटेरियल हम सॉल्व किए थे प्रीवियस अटेम्प्ट का, वो कुछ चेंजेस आया है, नहीं चेंजेस आया है। इंस्टीट्यूट यहाँ पे कोई भी नया मटेरियल स्टडी मटेरियल इशू नहीं किया है, वही स्टडी मटेरियल है इंस्टीट्यूट का है, कोई भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट करेक्शन नहीं किया है। बट ये अमेंडमेंट पहले देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर अगर आप भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कोई भी मेजर चेंजेस नहीं आया है क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो आपका ये यहाँ पे अमेंडमेंट खत्म हो जाता है पूरा जीएसटी का। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।